बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है ना वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पैथोलॉजी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, पैथोलॉजी में सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है ना वो हम कहते हैं कि हमारे पास व्हाट इज़ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, या हमारे पास कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं जो कि हमारे पास टेस्टिस या ओवरीज के साथ एसोसिएट करवाती हैं। हम उन्हें ज़रा डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो आती है हम उसे कहते हैं व्हाट इज़ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अच्छा, अब जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है बेसिकली होता क्या? देखो, होता ये है कि हम कहते हैं कि ना तो ये मेल्स होते हैं ना तो फीमेल्स होते हैं। इनके हमें जेनेटिकली अगर हम देखें तो हमें जो जीनोटाइप में हमें मिलते हैं वो हमें मिलते हैं XXY। यानी हमारे पास वाई की निशानी का मतलब ये है कि यहाँ कुछ मेल की करेक्टरिस्टिक्स भी होंगी और एक्स की निशानी है कि मतलब जो है ना वो यहाँ फीमेल्स की भी होंगी। लेकिन बात इधर ये मतलब है कि हमारे पास यहाँ जो है ना एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा है। इट मीन कि हमारे पास ये जो करेक्टरिस्टिक्स है आपके पास फीमेल टाइप भी होगी और मेल टाइप भी होगी। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास मेल्स में XY होता है, फीमेल में XS होता है, लेकिन यहाँ XXY है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आ गई हमारे पास ये बात। अब हम बात करते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर हमारे पास पेशेंट प्रेजेंटेशन क्या लेके आते हैं और हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास ये डायग्नोज हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की ही है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बताऊं कि देखो, होता ये कि हमने कहा था कि हमारे पास ये टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस के अंदर हमने पढ़ी थी हमारे पास होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल भला क्या करती है? ये जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं ये हमारे पास जो है ना वो इनहिबिन बी को रिलीज कर रही होती हैं, इनहिबिन बी को। अब इनहिबिन बी आगे से करता है, इनहिबिन बी हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हमारे पास कम करके रख रहा होता है। ये नॉर्मली काम होता है। अब होता क्या कि अगर हमारे पास ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर इस XXY क्रोमोसोम की वजह से इनकी हो जाती है एट्रोफी। अगर हमारे पास इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की डिसजेनेसिस हो जाएगी, हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारे पास एट्रोफी हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से हमारे पास इनहिबिन बी रिलीज नहीं होगा, और अगर इनहिबिन बी रिलीज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। ठीक हो गया। पहले हमारे पास आगे लैब रिपोर्ट क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैसे प्रोड्यूस होते हैं इन द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ड्यू टू डिसजेनेसिस ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। पहली बात आ गई हमारे पास ये। सेकंड नंबर पे हम कहते हैं कि देखो, हमारे पास ना बेसिकली दो तरह के सेल्स होते हैं इस टेस्टिस में। एक होते हैं हमारे पास सेटोलाइ सेल्स, एक होते हैं हमने लैडिक सेल्स। ये हमने पढ़े हुए हैं। अब देखो, बेसिकली बात करते हैं कि जो हमारे पास होता है ना लैडिक सेल का काम होता है बेसिकली क्या, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता, और टेस्टोस्टेरोन आगे से हमारे पास जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना उसको कम करके रख रहा होता है। अब होता है ये कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ड्यू टू XXY क्रोमोसोम की वजह से हमारे पास जो लैडिक सेल्स हैं ये एबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी इनका काम खराब हो जाता है। जब इनका काम एबनॉर्मल हो जाता है तो लैडिक सेल टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और जब लैडिक सेल टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है ये इसका लेवल बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है, पहली बात है दो बात कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की दो बातें तो एक कन्फर्म है कि आपको यहाँ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल भी ज़्यादा मिलेगा या आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल भी ज़्यादा मिलेगा। पहली तो बात, हम ये दो चीज़ों से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि हमारे पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, अभी हमने जो ना वो तीन बातें पढ़ी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। देखो, हमने सबसे पहले कहा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में सबसे पहले क्या हमारे पास XXY क्रोमोसोम है। सेकंड नंबर पे हमने कहा FSH ज्यादा होता है। थर्ड नंबर पे हमने कहा LS ज्यादा होता है। और क्यों ज्यादा होता है ये हमने पढ़ा। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला बंदा होता है इसके अंदर और क्या चीजें होती है। देखो, बेसिकली हमने कहा था कि देखो हमारे पास ये बोन है, ठीक है, हमने ये पढ़ा था मस्कुलोस्केलेटल में कि हमारे पास बोन है कि बोन में हमारे पास यहाँ पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं एपिफिजियल प्लेट, फिर आता है डायफाइजी, फिर आता है मेटाफाइजी। देखो, हमने कहा था हमारे पास क्या आता है, एपिफिजियल प्लेट। और ये एपिफिजियल प्लेट का काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम होता है आपके पास क्या करवाना, ग्रोथ करवाना। ठीक हो गया। लेकिन होता ये है कि हमारे पास इस पेशेंट में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर हमारे पास देखो एस्ट्रोजन तो बन नहीं रहा होता। देखो, वो फीमेल्स भी हैं लेकिन एस्ट्रोजन तो बन नहीं रहा होता। तो एस्ट्रोजन हमारे पास इसको, इस ग्रोथ प्लेट को इनहिबिट, देखो नॉर्मली पता क्या होता है, नॉर्मली इस एस्ट्रोजन ने ना इस एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट को इनहिबिट करना होता है, यानी क्लोज करना होता है ताकि हाइट छोटी। इस वजह से हमने ये बात बार बार पढ़ी है कि फीमेल्स की हाइट छोटी क्यों रहती है, क्योंकि एस्ट्रोजन क्लोजर होने की वजह से। ठीक है, यानी एस्ट्रोजन जो है वो एपिफिजियल प्लेट को क्लोज कर देता है। लेकिन होता ये कि इधर आपका एस्ट्रोजन नहीं बनता जब आपका एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से हमारे पास इस पेशेंट में ग्रोथ कम नहीं होती, ग्रोथ हमारे पास जो है ना वो बढ़ती रहती है। हम कहते हैं वो पेशेंट आता है टॉल स्टेचर के साथ, टॉल स्टेचर के साथ, यानी हमारे पास फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आई है, हमारे पास क्या, टॉल स्टेचर। क्यों आई है? क्योंकि एपिफिजियल जो ग्रोथ प्लेट है वो हमारे पास लेट जाके क्लोज हो रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं हम आगे कि हमारे पास इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो, याद है ना कि हमारे पास ये जो पेशेंट आता है हम कहते हैं गायनेकोमेस्टिया के साथ आता है। गायनेकोमेस्टिया हम कहते हैं हमारे पास ऐसी हमारे पास डिजीज होती है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ऐसे सिम्टम होते हैं जिसमें हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो ब्रेस्ट हमारे पास इनलार्ज हो जाती है। किसमें? हमारे पास मेल्स के अंदर।
यानी अगर आपको मेल्स के अंदर ब्रेस्ट मिलती है तो हम कहते हैं ये गायनेकोमेस्टी है, ठीक है। और हीरोसिटिज्म उसके बाद देखो, उसके बाद जो फीमेल्स है ना, फीमेल में हमारे पास जो है ना देखो, एक तो हमने कहा गायनेकोमेस्टिया मिलता है, फिफ्थ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ी, गायनेकोमेस्टिया मिलता है। 6 नंबर पे याद रखना हीरोसिटिज्म मिलता है। हीरोसिटिज्म का मतलब है उसकी मूछें भी हैं, उसकी धारी भी है, उसके मेल टाइप जो है ना वो पैटर्न्स हैं, और मेल टाइप बाल्डेंस भी है, ठीक है, ये हम कहते होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं हीरोसिज्म आ गया। उसके बाद हम 7वें नंबर पे हम एक टर्म पढ़ते हैं, हम कहते हैं व्हाट इज एजोस्पर्मिया। पहले जरा इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि एजोस्पर्मिया क्या होता है। देखो बेसिकली एजोस्पर्मिया हमारे पास एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम कहते हैं कि जो स्पर्म काउंट है वो हमारे पास इधर कम हो जाता है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। या हम कहते हैं देखो हमारे पास जो है ना वो बेसिकली स्पर्म बनते कैसे हैं, हमारे पास स्पर्म बनते हैं, हमारे पास जो सीमन होता है ना वो हमारे पास लिक्विड के साथ मिलता है और फिर जाके हमारे पास जो है ना वो स्पर्म मैच्योर होते हैं। लेकिन हमारे पास एजोस्पर्मिया के केस में आपके पास स्पर्म काउंट ही कम हो जाता है, जिस वजह से लिक्विड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी स्पर्म काउंट है हमारे पास इधर, यानी एजोस्पर्मिया का मतलब है स्पर्म काउंट कम है। और एक टर्म आती है एस्पर्मिया। एस्पर्मिया का मतलब है एब्सेंट ऑफ द स्पर्म्स, लेकिन एजोस्पर्मिया का मतलब है कि हमारे पास जो स्पर्म काउंट है वो कम आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन का। देखो एक पेशेंट आता है, कहता है डॉक्टर साहब बात ये है, देखो आप क्या देखते हो, कहता है डॉक्टर साहब बात ये है कि मेरे जो है ना वो ब्रेस्ट भी इनलार्जमेंट है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हो आपकी उसको जो है ना वो धारी मूछें भी उसकी है, हीरोसिटिज्म है। उसके बाद देखते हो उसका जो है ना वो टाल स्टेचर भी है। उसके बाद देखते हो उसकी जो है ना वो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट है, वो हमने पढ़ ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जब उसकी हार्मोनल एनालिसिस करते हैं ना तो हमें एफएसएच का लेवल भी ज़्यादा मिलता है, एलएच का लेवल भी ज़्यादा मिलता है, और साथ वो कहता है कि स्पर्म का जो काउंट है वो कम आपको मिलता है, या ना भी मिलता फिर भी कोई मसला नहीं है, यानी एस्पर्मिया भी हो सकता है, एजोस्पर्मिया भी हो सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या करवाता है, दिस इज कॉल्ड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास डिजीज आती है वो हम कहते हैं व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम, कि हमारे पास टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। अच्छा, अब टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताएं। देखो इसमें हमने कहा था हमारे पास XXY, इसमें होता है बेसिकली X0, यानी सिर्फ और सिर्फ एक X की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब एक से तो पता लग रहा है यहाँ ज़्यादातर वो जो फीमेल होगी ना, मतलब फीमेल टाइप ऑफ पीनस होगा ना, वो मेल ना वो फीमेल, लेकिन फीमेल टाइप ऑफ पीनस होगी उसकी। लेकिन इधर क्या है, इधर हम कह सकते हैं इधर जो है ना वो मेल टाइप भी नहीं है, फीमेल टाइप भी नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन इधर वो ना टाइप उसकी फीमेल टाइप अपीयरेंस होगी, ठीक हो गया। ये हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, अब टर्नर सिंड्रोम की तरह मैं आपको थोड़ी सी यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं, फिर आपको पता लगेगा। सबसे पहले याद रखना, हम कहते हैं स्ट्रिकी ओवरी। स्ट्रिकी ओवरी कहते हैं कि हमारे पास वो एग, देखो एक और मैं बता दूं आपको। देखो फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली ओवरी होती है इस तरह की ओवल शेप की, स्ट्रीक ओवरी होती है हम कहते हैं इस तरह की। अब होता है ये कि ये वाला जो ओवरीज होती है ना, हो सकता है ये एग प्रोड्यूस करे। कभी भी आपने ये नहीं कहना कि टर्नर सिंड्रोम वाला एग प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हाँ हो सकता है वो एग प्रोड्यूस करे, लेकिन हम कहते हैं उनकी ओवरीज ट्रिकी है, ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे हम कहते हैं उसकी जो है ना वो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की तरह। साथ क्या होगा, साथ जो है ना वो जो निप्पल है ना वो वाइड स्प्रेड होंगे, यानी जो निप्पल है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि देखो ये ब्रेस्ट है और ये ब्रेस्ट है, तो जो निप्पल है वो हमारे पास वाइड स्प्रेड मिलेंगे, इसे कहते हैं निपल वाइड स्प्रेड, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा स्ट्रिकी ओवरी, सेकंड नंबर पे हमने कहा ब्रेस्ट इनलार्जमेंट मिली है, साथ जो है ना वो निपल वाइड स्प्रेड मिले हैं। थर्ड नंबर पे याद रखना कि हम कहते हैं इसको लिम्फ एडिमा, यानी लिम्फ नोड्स का मसला बनेगा। मेनली जो होंगे वो आपके फीट के या हम कहते हैं हैंड्स के, यानी एक्सियल जो स्केलेटल अपेंडिकुलर जो स्केलेटल होता है ना उसके हमारे पास मिलेंगे, ठीक हो गया। हमारे पास क्या आता है, हमारे पास क्या, जिसमें हम कहते हैं हमारे पास हैंड्स आ गया, हमारे पास जो है ना वो फीट आ गया, यानी लिम्फ एडिमा हमारे पास मिलेगा। हमने कहा हमारे पास स्ट्रिकी ओवरीज मिलेंगे। सेकंड नंबर पे हमने कहा ब्रेस्ट इनलार्जमेंट वाइड स्प्रेड मिलेंगे। फिर हमने कहा लिम्फ एडिमा मिलेगा। अच्छा, एक और लिम्फ एडिमा सिर्फ जरूरी नहीं है फीट और हैंड में मिले, आपके एक्सियल और अपेंडिकुलर दोनों स्केलेटल में मिल सकती है, ठीक है। लिम्फ एडिमा लेकिन मिलेगा, ठीक हो गया। फोर्थ नंबर पे हम कहते हैं कि जो इनकी नेक होगी ना वो वेप्ड नेक होगी, और यानी देखो वेब नेक का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये नेक है, ठीक है, और ये शोल्डर है, हमारे नेक और शोल्डर में गैप होता है, लेकिन इन स्ट्रिकी ओवरीज वाले में ना ऐसे हमारे पास कोई गैप नहीं होता, इसे कहते हैं वेप्ड नेक, कहते हैं वेब्ड नेक। यानी हमने कहा स्ट्रिकी ओवरी मिलेगी, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट विद निपल डिस्चार्ज मिलेगा, लिम्फ एडिमा मिलेगा, उसके बाद वेब्ड नेक मिलेगी। हो सकता है उसको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो। अच्छा, अब हार्ट की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, हो सकता है इस बंदे को, हमारे पास इस बंदे को क्या हो, डेक्स्ट्रोकार्डिया हो। डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब है जो हार्ट है वो हार्ट जो है वो राइट साइड पे हो सकता है इसको साइटोस इन्वर्टस हो। साइटोस इन्वर्टस मैं आपको इन दोनों कंडीशन में जरा बता दूं। डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं कि हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ जो हार्ट है ना वो राइट साइड पे चला गया, ठीक हो गया, जबकि जो हार्ट है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता है और एट द मिड ऑफ द मेडियस्टिनम होता है, लेकिन राइट साइड पे चला गया। और साइटोस इन्वर्टस ऐसे केस होता है जिसमें आगे बाद पूरी की पूरी जो ऑर्गन्स होती है ना वो अपोजिट साइड पे हो जाते हैं, यानी हमारे पास जो ट्रैकिया होता है, ठीक है, वो भी हमारे पास जैसे कवरिंग होती है ना वो सारी की सारी अपोजिट साइड पे चली जाती है, उसे कहते हैं साइटोस इन्वर्टस,
ठीक हो गया। यानी स्टमक अगर हमारे पास इस तरह पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो साइटिस इन्वर्टिस वाले पेशेंट में स्टमक इस तरह से पड़ा होगा और ऐसे ड्यूरिनम हमारे पास स्टार्ट होगा इस तरह से, ठीक है। हाँ, इनका मसला कुछ नहीं होता, ये नॉर्मली भी प्रेजेंट हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, सिर्फ एक होता है कि इनको इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा होते हैं। सिक्स्थ नंबर पे मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो इनका फोर्थ मेटाकार्पल होता है ना, वो शॉर्ट होता है। ये आप लोगों ने ज़रा 6 बातें याद रखनी इसमें कि पहली बात स्ट्रिकी ओवरी होती है, सेकंड बात ब्रेस्ट इनलार्जमेंट विद निपल स्पेयर्ड होते हैं, वाइड स्प्रेड होते हैं, लिम्फ एडिमा होता है, वेब्ड नेक होती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, डेस्ट्रोकार्डिसाइटो इन्वर्टिस हो सकता है। उसके बाद हम कह सकते हैं फोर्थ मेटाकार्पल जो है ना वो इसका शॉर्टन हो सकता है। उसके बाद सेम वही बात कि इसमें भी आपको जो है ना वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा मिलेगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा मिलेगा, ठीक हो गया। अब ये ज़्यादा क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे पास जो एस्ट्रोजन होता है ना उसकी हो जाती है कमी। जब एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाता है, इस वजह से हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ ज़्यादा मिलेगा। और अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा होगा तो हमारे पास फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ये हमारे पास इसकी रीजन थी इन द टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में पूछा, कहता है टर्नर सिंड्रोम वाले बंदे में कौन सी जीन अफेक्ट कर सकती है? आपने कहना है SHOX जीन, आपने कहना है शॉक्स जीन जो है ना वो हमारे पास टर्नर सिंड्रोम वाले बंदे में अफेक्ट कर सकती है। और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, उसके बाद आपको जीनोटाइप बता दी और आपको जो है ना वो थोड़ी पैथोफिजियो बता दी। अच्छा, अब जो है ना वो टर्नर सिंड्रोम में मैं आपको थोड़ी सी जरा 2 बातें इधर बता दूं, एक्स्ट्रा इधर ही बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात याद रखना कि अगर तो हमारे पास जो है ना वो पेरेंट से मसला बना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि स्पर्म्स का मसला था, पेरेंट में स्पर्म का मसला था, उस वजह से टर्नर सिंड्रोम आया, या पेरेंट में टर्नर सिंड्रोम था, वही जीन शॉक्स वाली जो जीन थी वो ट्रांसफर होकर आ जाए, तो अगर तो पेरेंट की वजह से मसला बने, हम कह सकते हैं ये मियोसिस की वजह से हो सकता है। यानी मियोसिस एरर अगर हो, अगर तो मियोसिस का मसला बना हो तो हो सकता है इट इज़ अ पैटर्नल डैमेज, यानी पैटर्नली हमारे पास जो है ना वो मसला हो। लेकिन अगर हम बात करें इट इज़ माइटोसिस, यानी माइटोसिस की वजह से मसला बना है, तो ये हो सकता है कि देखो जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, तो हो सकता है जाइगोट ही सही तरह से डेवलप ना हुआ हो। समझ आ रही है? अगर तो मियोसिस है तो मियोसिस की वजह से हो सकता है पैटर्नली डैमेज हो, कि हो सकता है किसी माँ बाप में से टर्नर हो, किसी को ये जीन ट्रांसफर हुई हो, ठीक है। अगर तो माइटोसिस की वजह से तो हो सकता है माँ बाप को ना हो, लेकिन माइटोसिस की वजह से आपके जाइगोट जब बना तो जाइगोट ने अब नॉर्मली डेवलप करके अपने आप को खराब कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बारे में हमारे पास आ गई ये बात। अब एक और चीज़ इसमें आपको डिस्कस करता हूँ। देखो, आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो टर्नर सिंड्रोम वाला बंदा है इसमें प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। मैंने ये बात पहले भी आपको बताई है कि प्रेगनेंसी पॉसिबल कैसे हो सकती है, IVF के थ्रू पॉसिबल हो सकती है। उसके बाद जो है ना वो हो सकता है आप बाहर से एस्ट्राडायोल दे दो, जिसको आप 17 अल्फा एस्ट्राडायोल भी कहते हो, एस्ट्राडायोल, और हम प्रोजेस्टिन जिसको प्रोजेस्ट्रोन भी कहते हो, ये हम 2 हार्मोन बाहर से दे के प्रेगनेंसी को पॉसिबल करवा सकते हैं इन द टर्नर सिंड्रोम। लेकिन हाँ, मोस्ट चांस कि आपका टर्नर सिंड्रोम वाला पेशेंट यानी जो बेबी है, जो फीटस बने, वो भी टर्नर सिंड्रोम के साथ आए, क्योंकि शॉक्स जीन की वजह से। और क्यों हो? ड्यू टू मियोसिस एरर। समझ आ गई बात की? तो ये हम बात करते हैं इसमें। अच्छा, अब 2 बातें बताऊं। देखो, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला बंदा ना, इनमें जो रिस्क होता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर का ज्यादा, और जो टर्नर सिंड्रोम वाला बंदा होता है ना, इसमें हमारे पास बेसिकली जो रिस्क गोनेडोब्लास्टोमा का, ठीक है। हमने कहने का इधर होता है हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क, इधर होता है हमारे पास गोनेडोब्लास्टोमा का रिस्क ज़्यादा होता है। ये आप लोगों ने क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में ज़रा डिफरेंशिएट करवा लेनी है बात। अब हम चलते हैं 3rd नंबर पे, हम कहते हैं डबल वाई मेल्स क्या होते हैं। देखो, डबल वाई मेल्स का मतलब है, जारी बात है हमारे पास जो है ना वो डबल वाई क्रोमोसोम का मतलब है, सारी बात है हमारे पास जो है ना वो डबल वाई क्रोमोसोम्स इधर प्रेजेंट होंगे, सारी बात है। जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास XXY यानी 47XY हमारे पास जीन्स प्रेजेंट हो सकती है, हो सकता है, ठीक है। यानी एक एक्स्ट्रा आ गया ना, पहले 46 होता है, XX होता है। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है 46XX फीमेल्स में होता है और 46XY मेल्स में होता है, लेकिन यहाँ 46XYY है। अब बात करते हैं क्या क्यों होता है। देखो, पहली तो बात मैं आपको बताऊँ, जो वाई में हमारे पास एक जीन लगी होती है वाई क्रोमोसोम के ऊपर, जिसे आप कहते हैं SRY जीन, ठीक है। अब जो SRY जीन होती है ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स करवाती है कि ये जो पेशेंट है ये मेल का है, और ये क्या करवाती होती है, हमें अच्छे से पता कि ये हमारे पास जो ओवेरियन फैक्टर्स होते हैं उसको इनहिबिट करवा रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब डबल वाई क्रोमोसोम जो होते हैं ना मेल्स, ये बेसिकली ना इसको आप इसको डायग्नोज नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से। कैसे कर सकते? देखो, आप कर सकते हो वो टाल होगा, मैं आपको डायग्नोज करने का तरीका बताता हूं, लेकिन मोस्टली ये डायग्नोज नहीं होते, आपको जीनोटाइप से ही पता लग रहा होता है। फिनोटाइप जो होती है ना, आपको यानी जीन जब स्टडी करते हो तो आपको पता लगता है कि इट इज हमारे पास डबल वाई क्रोमोसोम और क्या है, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं कि पहली बात जो है ना वो हमारे पास टाल हो सकता है, ठीक है। उसको जो है ना वो लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, वो जो है ना वो पर सही नहीं पाएगा। 3rd नंबर पे हम कहते हैं ऑटिज्म होगा। मैं अभी आपको ऑटिज्म के बारे में जरा बताता हूँ, ठीक है। हो सकता है उसको जो है ना वो स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटीज हो,
ठीक है, आई की कुछ डिसेबिलिटीज हो। अब बात करते हैं हमारे पास जो है ना वो ऑटिज्म क्या होता है। देखो ऑटिज्म हमारे पास ऐसा केस होता है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट है ना उसके हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होती हैं वो सही तरह से मैसेज परफॉर्म नहीं कर रही होती। हाँ, इसको कभी ये नहीं कहना, देखो हमारे पास ना बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, लोग उसको कंफ्यूज करते हैं कैसे। देखो ये हमारे पास अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना तो हमारे पास यहाँ कुछ एरिया होते हैं ब्रॉड एरियाज, ठीक है, हम इसे कहते हैं हमारे पास होता है इधर एक एरिया होता है, एक इधर एरिया होता है ब्रॉड एरिया, एक इधर होता है हमारे पास जो है ना वर्निकेस एरिया। अब होता है ये कि हमारे पास जो एरियाज होते हैं ये हमारे पास यहाँ से जो एरिया आता है वो सेंड कर रहा होता है इस एरिया को ताकि हमारे पास मैसेज डिलीवर हो, ठीक है, जो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। लेकिन बात यह है कि इसे हम 41 ब्रॉड एरिया 41 कहते हैं, आई थिंक, हाँ 41 ही कहते हैं। अच्छा, अब बेसिकली होता है ये कि ये इस इधर हमारे पास इधर कहीं ब्रॉड एरिया का मसला नहीं बनता, लेकिन हाँ जो ऑटिज्म वाला पेशेंट होता है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन होते हैं वो थोड़ी सी मसला होने की वजह से हमारे पास क्या होता है डिसेबिलिटी हो जाती है। लेकिन ये एक जेनेटिकली मसला हो सकता है, ठीक है। हम कहते हैं ये देखो एक पेशेंट आता है लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ, ठीक है, वो जो है ना वो मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद आपको इधर थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक्स बताता हूँ। ऑटिज्म वाले जो पेशेंट होते हैं ना वो उनका कहीं सही तरह पे ध्यान नहीं लग रहा होता। वो क्या करते हैं, वो हमारे पास जो है ना वो कभी उस तरफ जा रहे होते हैं, कभी उस तरफ जा रहे होते हैं, उन्हें सही तरह से बात नहीं कर पा रहे होते ना। अच्छा, वो सुन रहे होते हैं बातों को लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं सही तरह से कर पा रहे होते, ठीक हो गया ना। हम इसे इसलिए कहते हैं, देखो लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, लेकिन हाँ इधर एक बताऊँ कि हमारे पास जो ऑटिज्म वाले बंदे होते हैं ना इधर हमें एक स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स नजर आ रही होती है। मैं जो है ना वो ऑटिज्म वाले जो है ना वो एक वीडियो में बना के आपको सेंड करूंगा जो कि बहुत एक डिटेल बेस होगी। लेकिन हाँ इधर बता दूं आपको क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि डबल वाई क्रोमोसोम में टाल होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी होगा, ऑटिज्म होगा। ऑटिज्म वाला पेशेंट का मतलब है लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, वो रिस्पॉन्स सही तरह से कर नहीं पाएगा। उसके बाद जो है ना वो देखो वो हम उसको बुला रहे होंगे वो सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो अपने मगन ही रहेगा अपनी चीज़ों में। उसके बाद इनमें एक स्पेशल पावर होती है कि वो जो है ना वो अपनी जिस चीज़ में वो होते हैं ना मगन उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल बंदा भी इतना नहीं रहता, ठीक है। लेकिन हाँ आपको इसकी एक वीडियो मैं जरूर सेंड करूँगा। ये थी हमारे पास ऑटिज्म आ गया और हमारे पास स्पेक्ट्रल डिसेबिलिटीज आ गई। अच्छा, अब जो है ना मैं आपको दो बताता हूँ हमारे पास जो है ना वो सेक्सुअल जो डेवलपमेंट्स होती है ना उनकी एबनॉर्मलिटीज अगर आपको थोड़ी सी दो बताता हूँ। देखो कौन सी। सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो 46XX हमारे पास जो है ना वो सेक्सुअल डेवलपमेंट है। एक हम कहते हैं हमारे पास 46XY सेक्सुअल डेवलपमेंट है। अब ये बेसिकली हमारे पास दो होती क्या आपको ये बताऊँ। देखो होता ये कि ये वाले जो पेशेंट होते हैं ना 46XX इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो ओवरीज है ना वो डिवेल्प होती हैं, ओवरीज डिवेल्प होती हैं, लेकिन उनका जो एक्सटर्नल जेनिटैलिया होता है ना वो मेल की तरह होता है जिसे हम कहते हैं विरुलाइज्ड, ठीक है। जो 46XY होते हैं ना इसमें हमारे पास टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल जेनिटैलिया होता है ना वो फेमिनाइज्ड होता है, फीमेल की तरह का होता है। ये आप लोगों ने दो बातें याद रखनी है, एक हम कहते हैं 46XX, एक हम कहते हैं 46XY। 46XX का मतलब है ओवरीज डेवलप की हैं लेकिन उसका एक्सटर्नल जेनिटैलिया मेल की तरह का है, पीनस, ठीक है। लेकिन 46XY में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं लेकिन हमारे पास जो एक्सटर्नल जेनिटैलिया होता है वो फीमेल की तरह का होता है। अब बात करते हैं रीजन क्या। देखो इसकी रीजन हो सकती है एड्रीनल, हमारे पास कंजेंटल हाइपरप्लाजिया। हम कहते हैं हमारे पास होता ही है कि जो एड्रीनल ग्लैंड है ना जब उसका हाइपरप्लाजिया हो जाता है ना तो हमारे पास जो एंड्रोजन हार्मोन है वो ज़्यादा बनते हैं। जब एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा बनते हैं उसकी वजह से हमारे पास एक्सेसिवली प्रोलिफरेशन होने की वजह से हमारे पास क्या होता है जो डेवलपमेंट होती है वो सही तरह से हो नहीं पा रही होती। देखो ना जब एंड्रोजन ज़्यादा बनते हैं, एड्रीनल हाइपरप्लाजिया की वजह से एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं तो टेस्टिस ओवरीज तो डेवलप हो जाती हैं, ओवरीज ऐसे डेवलप होती हैं एक्सेस की वजह से, लेकिन हमारे पास एंड्रोजन ज्यादा होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन बनता है जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्सटर्नल जेनिटैलिया होता है ना वो हमारे पास क्या होता है वो टेस्टिस की तरह का मतलब मेल्स की तरह का हो जाता है। तो हम कहते हैं एड्रीनल कंजेंटल हाइपरप्लाजिया जो होता है यानी एंड्रोजन की वजह से हमारे पास क्या हो सकता है 46XX DSD हो सकता है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो इसमें क्या होता है। इसमें देखो इसमें बेसिकली हम बात करते हैं देखो 46XY में हम कहते हैं देखो टेस्टिस और टेस्टिस हमारे पास डेवलप है लेकिन हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटैलिया फीमेल की तरह का, क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास जो एंड्रोजन होता है ना वो इनसेंसिटिविटी है, मतलब एंड्रोजन कम है, एंड्रोजन का डिफेक्ट है। जहाँ एंड्रोजन का डिफेक्ट नहीं है वहाँ हमारे पास 46XX आएगा। अगर एंड्रोजन का डिफेक्ट है तो हम कहते हैं 46XY आएगा। मैं जरा आपको यहाँ दो में बताता हूँ। देखो पहले मैं कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ आता है 46XX, यहाँ मैं कहता हूँ 46XY। पहली बात ये पेशेंट के डॉक्टर साहब बात है कि जो है ना वो मेरी ओवरीज भी मुझे कहा है कि अल्ट्रासाउंड में दिख रही है। सेकंड नंबर पे जो है ना वो मेरा पीनस भी है, ठीक है। मेरे जो है ना वो एक्सटर्नल जेनिटैलिया सारे के सारे जो है ना वो मेल्स की तरह किया, ठीक है। 46XY वाला बंदा ये कहेगा जो है ना वो टेस्टिस जो है ना वो डिवेल्प हैं लेकिन जो सेकंड नंबर पे जो एक्सटर्नल जेनिटैलिया ना वो हमारे पास जो है ना वो फीमेल की तरह का, ठीक है। अब इसके बाद साथ हम देखेंगे कि हमें क्या पता लगेगा कि ये क्यों हो रहा है। हम कहेंगे हमारे पास एंड्रोजन एक्सेस की वजह से, जिसे आप कहते हो एंड्रोजन कंजेंटल हाइपरप्लाजिया,
ठीक है। और अगर कोई पूछे कि हमारे पास ये क्यों हो रहा है, यानी हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटल फीमेल की तरह क्यों है और हमारे पास इंटरनली टेस्टिस क्यों है, तो हम कहेंगे यहाँ जो है ना वो एंड्रोजन की डेफिशिएंसी है। तो ये दो बातें याद रखना 46XX में और 46XY में। टॉपिक है कार्मेन सिंड्रोम। ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दूसरों के, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये आप न्यूरो में भी बार बार पढ़ोगे और आप हर डिसीज में पढ़ोगे कि यार इस बंदे को कार्मेन सिंड्रोम हो गया तो ये क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ना कार्मेन सिंड्रोम की बातें पढ़ते हैं कि बच्चा क्या आएगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेके आएगा, क्या हिस्ट्री लेके आएगा, फिर हम उसके बाद जरा उसकी थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बात याद रखनी है कि कार्मेन सिंड्रोम में दो बातें। फर्स्ट चीज क्या है कि इनफर्टिलिटी होगी। सेकंड चीज याद रखनी है कि जो बंदा होगा उसको हमारे पास होगा कि उसकी जो स्मेल होगी वो बिल्कुल नहीं होगी, एनोस्मिया जिसको हम कहते हैं। अब होता ये है कि हमारे पास कार्मेन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल रिसेसिव है। आपको कहीं पढ़ो लिखोगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव में डिफरेंस क्या है। सिर्फ एक डिफरेंस याद रखो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट जो होते हैं होती है ट्रांसफर हो रही है पीछे से, लेकिन बात ये होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट हमेशा एडल्ट्स में होती है आके, और ऑटोसोमल रिसेसिव जो होती है वो ज्यादातर चिल्ड्रंस में होती है। इसी तरह ये डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि जो कार्मेन सिंड्रोम है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, मतलब ये चिल्ड्रंस में होंगी। सेकेंड चीज ये कि हमारे पास ये जो है पेशेंट होगा, ठीक है, बच्चा होगा, वो इनफर्टिलिटी के साथ आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा जो थर्ड चीज है कि उसकी जो स्मेल होगी वो नहीं होगी। अब हम पढ़ेंगे कि हम इनफर्टिलिटी कैसे नहीं होगी, इनफर्टिलिटी कैसे होगी और स्मेल उसकी कैसे नहीं होगी, एनोस्मियाज के साथ कैसे आएगा। सबसे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, पैथोफिजियो पढ़ते हैं कि इनफर्टिलिटी कैसे होगी। हमने पढ़ा था कि हमारे पास हाइपोथैलेमस है और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। हाइपोथैलेमस के अंदर पैरा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है जिसका काम होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करना, जो आता है हमारे पास इधर एंटीरियर पिट्यूटरी में और फिर वहां से हमारे पास एफएसएच और एलएच को रिलीज करता है। जब एफएसएच और एलएच रिलीज होते हैं तो फिर वो आगे एस्ट्रोजन बनाते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। अब होता ये हमारे पास पहले तो बात ये है कि एफएसएच और एलएच एस्ट्रोजन बनाते हैं, और साथ ही हमारे पास जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ना, ये हमने कहा था ये जाता है लेडिक सेल्स के पास टेस्टिस में। जब लेडिक सेल्स के पास जाता है तो फिर ये जाके वहां से टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है। अब होता ये हमारे पास कि हमारे पास डिफेक्ट आ जाता है इसका पैरा ऑप्टिक न्यूक्लियस का। जब क्योंकि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, पीछे से आएगी जीन की म्यूटेशन, पैरा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, इसका डिफेक्ट आ जाएगा जिसकी वजह से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं बनेगा। जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं बनेगा तो एफएसएच और एलएच नहीं बनेंगे। एफएसएच और एलएच नहीं बनेंगे तो ना तो एस्ट्रोजन बनेगा ना तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा, तो ये जो बच्चा होगा इसको इनफर्टिलिटी ही होगी। पहली तो बात आ गई ये कि हमारे पास जो कार्मेन सिंड्रोम है इनफर्टिलिटी की रीजन क्या होती है, ठीक है। अब जो सेकंड चीज है स्मेल की, ये जरा ध्यान से सुनना, ये तो बात आपको पहले भी पढ़ाई थी लेकिन स्मेल वाली बात आप लोगों ने नहीं पढ़ी, इसलिए ये सुनना। होता ये हमारे पास नोज, ठीक है। नोज में हमारे पास यहाँ होता है नेजल म्यूकोसा, ठीक हो गया, ये है नेजल म्यूकोसा पड़ा हुआ। अब उसके बाद हमारे पास इधर एक एथमाइड बोन होती है बिल्कुल नोज के साथ, वहां हमारे पास उस एथमाइड बोन्स के पार्ट्स होते हैं जिसे कहते हैं क्रिब्रीफॉर्म प्लेट्स। जो एथमाइड बोन्स होती है ना उसके पार्ट होते हैं उसे कहते हैं क्रिब्रीफॉर्म प्लेट्स, ठीक है। अब इस एथमाइड बोन के पीछे एक बल्ब पड़ा होता है, उसका नाम होता है ओल फैक्ट्री बल्ब। अब इस ओल फैक्ट्री बल्ब के अंदर पार्ट्स होते हैं कुछ, कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास टफ्ट, एक होता है हमारे पास माइट्रल और एक होता है हमारे पास ग्रेनुलर। दोबारा सुनना बात, हमने कहा ये है नोज, नोज के पीछे हमारे पास पड़ा है नेजल म्यूकोसा, उसके बाद हमारे पास पड़ा है एथमाइड बोन की जो पार्ट्स हैं कौन सी, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट्स, जिनके दरमियान स्पेसीज आपको नजर आ रही हैं। उसके बाद हमारे पास पड़ा ओल फैक्ट्री बल्ब, और ओल फैक्ट्री बल्ब के अंदर पार्ट्स पड़े हैं टफ्ट, माइट्रल और ग्रेनुलर। और उसके बाद अगर मैं हम करें तो ये मेरे पास है ब्रेन, सेरिब्रम। अब होता ये है कि हमारे पास कोई भी जो स्मेल जाती है ना, यानी कोई भी स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आके इस नेजल म्यूकोसा को स्टिमुलेट करता है। जब नेजल म्यूकोसा को स्टिमुलेट करता है ना तो यहाँ से हमारे पास एक नर्व आती है, ठीक है, जो कि यहाँ से स्टिमुलेट करती है इस माइट्रल के पास, जिसको आप ग्लोमेरुलाई भी कहते हैं जब इसके साथ मिलती है। इसकी इतनी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं बात बता रहा हूँ उसको सुनना। होता ही है कि हमारे पास कोई भी स्टिमुलस आया, फॉर एग्जांपल डस्ट आई, उसने जाके स्टिमुलेट किया नेजल म्यूकोसा को, नेजल म्यूकोसा ने क्या किया, इसने जाके आगे माइट्रल जो हमारे पास थे यहाँ आके इसको स्टिमुलेट किया, फिर यहाँ से हमारे पास यहाँ ये ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर हमारे पास माइट्रल पड़ा था, यहाँ से हमारे पास दो नर्व्स निकली, यहाँ से हमारे पास दो नर्व्स निकली, एक हमारे पास गई फ्रंटल लोब के पास और एक हमारे पास गई टेम्पोरल लोब के पास। दोबारा सुनना बात, हमने कहा हमारे पास है नोज, नोज के पीछे पड़ा हुआ है नेजल म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा के पीछे पड़ा क्रिब्रीफॉर्म प्लेट्स, इस क्रिब्रीफॉर्म प्लेट्स के पीछे पड़ा ओल फैक्ट्री बल्ब,
ओल फैक्ट्री बल्ब के बाद पर हमारे पास ब्रेन। अब होता ये कोई भी स्टिमुलस जब गया उसने जाके नेजल म्यूकोसा को स्टिमुलेट किया, नेजल म्यूकोसा ने आगे जाके माइट्रल को स्टिमुलेट किया और माइट्रल से आगे दो नर्व्स निकली, एक गई हमारे पास फ्रंटल लोब में और एक गई टेम्पोरल लोब। ये कहते हैं जो हमारे पास लेटरल होती है वो कह जाती है टेम्पोरल में, जो हमारे पास डोर्सल होती है वो जाती है फ्रंटल। ठीक है, अब होता ये है कि हमारे पास इस कार्लमैन सिंड्रोम के अंदर ये जो ओल फैक्ट्री बल्ब है ना, ये इसकी डीजनरेशन हो जाती है, इसकी डेवलपमेंट ही सही तरह से नहीं हो पाती। अगर डेवलपमेंट हुई है तो डीजनरेट हो जाती है। अब ये देखो कि अगर हमारे पास ओल फैक्ट्री बल्ब ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है क्या हमारे पास ये जो स्टिमुलस होगा ये जाएगा यहाँ लेके जाएगा, तो हमारे पास ये जो हमारे पास स्मेल होगी वो बिल्कुल नहीं आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास कार्लमैन सिंड्रोम में ओल फैक्ट्री बल्ब के डैमेज होने की वजह से एनोस्मिया हो जाता है। अब हमने कार्लमैन सिंड्रोम में जो बातें पढ़ी वो मैं यहाँ लिखता हूँ। हमने कहा सबसे पहले ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है, यानी मेनली ऑटोसोमल रिसेसिव ये चिल्ड्रंस में आपको नजर आएगा। सेकंड हमने कहा कि ये जो होता आएगा ये पेशेंट इनफर्टाइल होगा, ठीक है। थर्ड हमने कहा ये जो पेशेंट होगा ये एनोस्मिया के साथ आएगा। ये तीन बातें आपको याद आ गई, ठीक है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि हमारे पास ये जो होता है कार्लमैन सिंड्रोम, ये आपका था सारा का सारा कार्लमैन सिंड्रोम का टॉपिक। ये क्लियर है? फिर हम आगे चलते हैं क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था, इस वजह से जरूरी है। ठीक हो गया, अब हम आगे चलते हैं क्योंकि ये कार्लमैन सिंड्रोम था। अगर आपको ये नहीं ना समझ आई तो आगे भी आपको समझ नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट, जरा सिर्फ एक मिनट वेट करना। अच्छा चलो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास था कार्लमैन सिंड्रोम। कार्लमैन सिंड्रोम की हमने पहले बात करी कि ये एक बच्चा आएगा, ठीक है, वो सिम्टम्स क्या लेके आएगा, वो ये सिम्टम लेके आएगा कि इनफर्टाइल है, ठीक है। थर्ड चीज वो कहेगा कि इसको स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही, हम उसे कहेंगे वो है कार्लमैन सिंड्रोम, ठीक है। और जो मैंने अभी आपको ओल फैक्ट्री बल्ब वाली बात बताई, ये आप ऐसी चीज पढ़ोगे कि हमारे पास क्रैनियल नर्व जो वन होती है ना वो भी ऐसे स्टिमुलेट होती है, ठीक है, जिसको हम ओल फैक्ट्री नर्व भी कहते हैं। चलो खैर वो एक अलग बात है। हमारे पास कार्लमैन सिंड्रोम हमने किया। अब हमारे वो टॉपिक है 5 अल्फा रिडक्टेज। यार ये 5 अल्फा रिडक्टेज होता है इसका, इसने चेंज होना होता है जब टेस्टोस्टेरोन के अंदर चेंज होना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज। अब बात यह है कि अगर हमारे पास 5 अल्फा रिडक्टेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में चेंज होगा? नहीं होगा। तो बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाएगा, और जब बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाएगा तो हम एक वर्ड यूज करते हैं मैस्कुलाइनाइजेशन। अब ये क्या होती है? यहाँ हमारे पास एक मेल है, ठीक है, क्योंकि हमने टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे हैं, सारी बात हम किसी मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का जब लेवल हाई हो जाता है ना तो होता ये है कि कुछ टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में चेंज हो जाता है, कुछ टेस्टोस्टेरोन मस्कुलाइनाइजेशन करवाता है। ये क्या होती है कि हमारे पास मेल्स में ब्रेस्ट जो है वो बाहर निकलने लग जाती है, ब्रेस्ट के माउंट बनते हैं, ब्रेस्ट के निपल्स ग्रोथ करने लग जाती है। ये हमारे पास होता है अगर 5 अल्फा रिडक्टेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और टेस्टोस्टेरोन जो होगा वो डीएसटी में चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाएगा और हमारे पास मस्कुलाइनाइजेशन हो जाएगी। आप लोगों ने इसमें याद रखनी है। और सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हमारे पास ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक है। अब एक बात हमने कल पढ़ी थी, मैं उसमें जरा डिफरेंशिएशन करते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास एक होता है 5 अल्फा रिडक्टेज, ठीक है। सेकंड हमने एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास होता है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। हमने कहा था कि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम के अंदर ना तो प्यूबिक हेयर ग्रो करते हैं, अगर करते हैं तो बहुत कम करते हैं, और ना तो एक्सिलरी हेयर ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन 5 अल्फा रिडक्टेज में प्यूबिक हेयर भी ग्रोथ करते हैं, एक्सिलरी हेयर की भी ग्रोथ होती है। ये आप लोगों ने इन दोनों में डिफरेंशिएशन लिख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में इसके साथ ना साथ बिल्कुल कोई नोट्स बना के लिख लेना। ये था हमारे पास 5 अल्फा रिडक्टेज का। अब हम बात करते हैं कि साथ ही हमारे पास एक टॉपिक था एरोमाटेज डेफिशिएंसी। अब इससे पहले भी हम पढ़ेंगे कि हमारे पास होता क्या। हमारे पास ना एड्रीनल ग्लैंड के अंदर DHEA बनता है, जो मैंने कल भी बताया था, डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरिडियोन। अब होता ये जो हमारे पास DHEA होता है ना, इसने चेंज होना होता है एस्ट्रोजन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमाटेज, ठीक है। जब हमने कहा कि एरोमाटेज की डेफिशिएंसी होगी है तो क्या होगा, हमारे पास DHEA कभी भी एस्ट्रोजन में चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो DHEA बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, तो DHEA क्या करेगा, ये पेरिफेरली जाके टेस्टोस्टेरोन के अंदर चेंज होता रहेगा।
DHEA क्या करेगा, जब एस्ट्रोजन में चेंज नहीं हो पाएगा तो DHEA अपने आप को पेरिफेरली जाके टेस्टोस्टेरोन में चेंज कर देगा, और जब टेस्टोस्टेरोन में चेंज होगा तो फिर वही बात मस्कुलराइजेशन में सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, ब्रेस्ट ग्रो करने लग जाएगी। ये था हमारे पास एरोमाटेज डेफिशिएंसी का। ये टॉपिक्स आसान थे, ठीक है, आप लोगों ने ये चीज देख लेनी है, और ये भी हमारे पास जो होता है ना, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक है, ये चीज थी आप लोगों ने मुझसे पहले एंड वाला एरोमाटेज। अच्छा, होता ये है, होता ये हमारे पास ना, हमने कहा था कि एड्रिनल ग्लैंड के होते हैं 3 पार्ट्स, ठीक है, उसमें हमारे पास DHEA ग्रो करता है, ठीक है, डिहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन। अब ये जो DHEA होता है ना, ये अपने आप को चेंज कर रहा होता है एस्ट्रोजन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमाटेज, ठीक है। जब हमारी बॉडी में हम पढ़ रहे हैं एरोमाटेज डेफिशिएंसी, जब एरोमाटेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो DHEA कभी भी एस्ट्रोजन में चेंज नहीं होगा। जब एस्ट्रोजन में चेंज नहीं होगा तो बॉडी में DHEA ज्यादा हो जाएगा, तो DHEA क्या करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन में चेंज हो जाएगा, और जब टेस्टोस्टेरोन में चेंज होगा तो सारी बात हमने कहा, जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है तो मस्कुलराइजेशन वाले सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, और अगर ये फीमेल है तो फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होना और मसले हो जाएंगे, ठीक है, हीरोसिटिज्म आ जाएगी, एक्नीज वगैरह ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी। ये था हमारे पास एरोमाटेज डेफिशिएंसी, ठीक है। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है ना, हम उसकी तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास आते हैं प्लेसेंटा की डेरिवेटिव्स, प्लेसेंटा की एनोमलीज। ये आप लोगों ने जरा ध्यान से सुना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़ते हैं। होता ये, हमने कहा था प्लेसेंटा की होती है 2 लेयर, एक होती है ट्रोफोब्लास्ट, एक होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक होती है सिंचियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब हमने इधर पढ़ना ये है कि हमारे पास जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ना, वो इनवर्स कर जाएगी। अब इनवर्स क्या करेगी, वो हम आगे पढ़ते हैं कैसे करेगी। होता ये है कि हमारे पास, मैंने ये बनाई है प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा की लेयर्स मैंने बनाई है। हमारे पास पहले हमारे पास आई है ये प्लेसेंटा है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये यूट्रस की लेयर है, हमारे पास कौन सी, एंडोमेट्रियम है, फिर हमारे पास मायोमेट्रियम है, और फिर हमारे पास पेरीमेट्रियम। अब हम कहते हैं कि बात यह है कि जो हमारे पास प्लेसेंटा है, इसकी पहली लेयर है, इसका नाम क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। अब हमने कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटीज पढ़नी है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, ये अपने आप को इसके अंदर ले जाएगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़े रिस्क फैक्टर बताता हूं, फिर हम पढ़ेंगे। अब होता ये है कि ऐसी फीमेल जिसकी मल्टी पैरिटी है, यानी इतनी ज्यादा प्रेगनेंसी हो गई है कि उनका जो है ना, अब यूट्रस वो बहुत ज्यादा काम करना बहुत स्लो हो गया, ठीक है। सेकंड चीज, ऐसी फीमेल जो कि स्मोकर होती हैं, उनमें भी जो यूट्रस होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्लेसेंटा होता है ना, वो अपने आप को अंदर कर लेता है उसके अंदर। आप कभी देखो ना कि एक कोई भी सॉफ्ट चीज है, एक सॉफ्ट फोम है, ठीक है, उसके ऊपर आप कोई चीज जोर की करोगे ना, तो वो चीज वो जो फोम होगा उसके अंदर से गुजर जाएगी। होता ये कि कोई ऐसी फीमेल जिसकी मल्टी पैरिटी होगी, उसका यूट्रस बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ऐसी फीमेल जो कि स्मोकर है, ऐसी फीमेल जो कि कोकेन अब्यूज करती है, उसमें ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसी फीमेल्स जिन्होंने हमारे पास सी सेक्शन डिलीवरी करवाई हो, ऐसी फीमेल्स जो कि इंट्रा यूट्रन डिवाइसेस यूज करती हैं, ऐसी फीमेल जिन्होंने कहीं इन विवो फर्टिलाइजेशन करवाई है, ऐसी फीमेल्स में जो प्लेसेंटा होता है और जो यूट्रस होती है, ये जो अपना फंक्शन है वो थोड़ा स्लो कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास प्लेसेंटा की अबनॉर्मेलिटीज है वो कौन कौन सी आती है। सबसे पहले तो हमारे पास होता है प्लेसेंटा एक्रीटा के स्पेक्ट्रम्स, वो क्या होते हैं। होता ये हमारे पास कि जो हमारे पास प्लेसेंटा एक्रीटा होता है ना, इसमें जो हमारे पास प्लेसेंटा होता है ना, ये अपने आप को मायोमेट्रियम के अंदर ले जाता है। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं 3 बनाता हूँ। एक हमारे पास होता है प्लेसेंटा एक्रीटा, एक हमारे पास होता है प्लेसेंटा इनक्रीटा, एक होता है हमारे पास प्लेसेंटा परक्रीटा। अब प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा है ना, ये अपने आप को मर्ज कर लेता है किसके अंदर, इस लेयर के अंदर, फर्स्ट वाली लेयर के अंदर, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। अब मैं अगर इधर बनाऊं इमेज, तो होता है ये हमारे पास ये है यूट्रस, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये है लेयर, 3 लेयर्स, और यहाँ प्लेसेंटा लगना था। अब प्लेसेंटा नॉर्मली इधर लगना था, तो प्लेसेंटा जो है ना, वो अपने आप को इनवर्स कर देगा अंदर की तरफ। किसमें, हम इतना अंदर नहीं करेगा, हमारे पास मायोमेट्रियम तक करेगा, यानी एंडोमेट्रियम को क्रॉस करके अंदर की तरफ चले जाएगा। उसे कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। अगर हम इनक्रीटा की बात करें तो ऐसे ही हम कहेंगे कि हमारे पास है 3 लेयर्स, ठीक है, और जो प्लेसेंटा है वो अपने आप को मर्ज कर देगा इस मायोमेट्रियम के अंदर, मायोमेट्रियम के अंदर तक चलेगा। और अगर हम प्लेसेंटा परक्रीटा की बात करें तो परक्रीटा में क्या होता है, हमारे पास जो लेयर होगी वो जो हमारे पास पेरीमेट्रियम थी उसके क्रॉस करके, यानी मायोमेट्रियम को क्रॉस करके पेरीमेट्रियम के ऊपर जाके लग जाएगी। पहले तो आप लोगों ने ये एब्नॉर्मैलिटी याद रखनी है, हम इसको भी डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया जो प्लेसेंटा एक्रीटा है वो सिर्फ एंडोमेट्रियम को क्रॉस करेगा, प्लेसेंटा इनक्रीटा मायोमेट्रियम को करेगा, प्लेसेंटा परक्रीटा जो होता है वो पेरीमेट्रियम को कर देगा। ये आप लोगों ने पहले तो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। फिर हम आगे अब इसकी डिटेल में चलते हैं कि हमारे पास प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है, इनक्रीटा क्या होता है और परक्रीटा क्या होता है।
अच्छा अब ये देखना, ये होता ही है हमारे पास कि कोई भी फीमेल थी, ठीक है, मल्टी पैरिटी के साथ आई है। हिस्ट्री का दे दिया कि डॉक्टर साहब बात ये है कि मल्टी पैरिटी है, यानी फॉर एग्जांपल उसके जो है ना वो 4 से 5 बिल्कुल पैरिटी है, मतलब प्रेगनेंसी हुई है, बिल्कुल ठीक हुई है, नॉर्मल हुई, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब वो ये हिस्ट्री लेके आई है कि उसकी जो है ना वो वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन हो पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है। वो क्या कहेगी कि हमारे पास जो ब्लीडिंग है डॉक्टर साहब वो पेनलेस, दर्द नहीं होती, ठीक है, लेकिन वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। फिर हम देखेंगे, हम चेक करेंगे कि जो उसका प्लेसेंटा है वो हमारे पास बिल्कुल या तो एंडोमेट्रियम के अंदर, या तो मायोमेट्रियम के अंदर, या तो पेरीमेट्रियम के अंदर क्रॉस करके चला गया। अगर फॉर एग्जांपल ये जो प्लेसेंटा है ये क्रॉस करके अंदर की तरफ चला जाएगा, सप्लाई तो ठीक जाएगी, मैं ये नहीं कहता सप्लाई का मसला बनेगा, लेकिन मसला ये कब बनेगा, जैसे ही हम डिलीवरी कराएंगे, फीटस को बाहर निकलवाएंगे, बेबी को बाहर एक्सक्रीट करवाएंगे, तो हम जब प्लेसेंटा को रिमूव करने लगेंगे ना, तो प्लेसेंटा सही तरह से रिमूव नहीं होगा। और अगर प्लेसेंटा सही तरह से रिमूव नहीं होगा तो कुछ जो प्लेसेंटा के पार्टिकल्स थे वो टूट के आपके जो मदर है उसके अंदर चले जाएंगे। अगर मदर के अंदर चले जाएंगे तो फिर क्या हो सकता है, फिर मदर में जो है वो हमारे पास डीवीडी हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बस हो सकता है। अगर वो हार्ट में जाएंगे तो हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर लंग्स में जाएंगे तो पल्मोनरी एम्बोलाई हो सकता है, ठीक है। हमारे पास ये सिम्टम्स आएंगे। दोबारा ये बात सुना, मैंने कहा कि हमारे पास आया है कि वो कहेगी कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। जैसे ही हम उसकी डिलीवरी करवाएंगे हम देखेंगे क्या कि उसका जो प्लेसेंटा है वो अंदर की तरफ मर्ज हो रहा होता है, ठीक है, यानी उसने ना ब्लीडिंग में इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और जब उसकी ब्लीडिंग हुई, जब उसका फिटस की डिलीवरी हुई, तो हुआ ये था जो प्लेसेंटा वो अंदर की तरफ मर्ज हुआ था, जो उसकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर। जब हमने उसको रिमूव करने की कोशिश की तो उसके जो कुछ पार्टिकल्स थे वो क्रॉस करके मदर में गए, और मदर में जाके जारी बात है ये एक एम्बुलाई होता है, तो जाके हमारे पास वो एम्बुलाई क्रॉस करके आपके अगर हार्ट में गए तो हार्ट डिफेक्ट करवा दिया, लंग्स में गए तो पल्मोनरी एम्बुलाई करवा दिया, लंग डिफेक्ट करवा दिया। ये था हमारे पास अगर हम इसको पढ़े प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा और परक्रीटा। बाकी इसकी इतनी ज्यादा वो नहीं होती, डेंजरस चीज नहीं होती। ये जो फीमेल है ये वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, ठीक है। मेनली इनको वैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होने लग जाती है, क्योंकि जो हमारे पास होते हैं ना यूट्रस वो अपने आप को थोड़ा लूज करने लग जाता है। जब यूट्रस अपने आप को थोड़ा लूज करने लगेगा तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये हमारे पास होता है। उसके बाद जो सेकंड चीज है कि ये जो अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या क्या आ सकती है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक एनाटॉमी बढ़ते हैं, फिर थोड़ी और आगे चलते हैं। होता है ये हमारे पास, ये हमने कहा ये है यूट्रस, और ये हमने कहा ये होता है सर्विक्स, ठीक है। ये जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स के बिल्कुल ये ऊपर वाली जो लेयर होती है इसे कहते हैं सर्वाइकल ओस, ठीक है। क्योंकि आप सर्वाइकल ओस को पढ़ना था इसलिए पहले बता दिया कि हमारे पास ये सर्विक्स के बिल्कुल ऊपर होता है एक सर्वाइकल ओस। हमारे पास एक अबनॉर्मलिटी आती है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा प्रेविया। अभी हमारे पास प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है ये हमारे पास प्लेसेंटा नॉर्मली यहाँ लगा होना चाहिए था। अब ये प्लेसेंटा होता है ये सर्वाइकल ओस के ऊपर आके ऐसे लग जाता है, ठीक है। जब ये सर्वाइकल ओस के ऊपर आके लग जाता है, ठीक है, वो सप्लाई तो बिल्कुल देगा, ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरीज अम्बिलिकल वेन तो बिल्कुल देगा, ठीक है। लेकिन मसला ये बनेगा कि थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर उसको वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, इससे भी पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, और ये जरूर होगी क्योंकि होता ये है कि हमारे पास जो प्लेसेंटा प्रेविया के केस में सर्विक्स के ऊपर आके तो लग गया, ठीक है। जब सर्विक्स के ऊपर आके लग जाएगा तो इसकी वजह से थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ब्लीडिंग होगी पेनलेस, ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज ये जो होगी ये एब्डोमिनल पेन की भी हिस्ट्री दे सकती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो मेन चीज है वो ये है कि ऐसी फीमेल्स में आप फिर सी सेक्शन डिलीवरी ही करते हो, ठीक है, फिर आप वेजाइनल डिलीवरी की तरफ नहीं जाते। इस वजह से कहते हैं कि जो है ना सी सेक्शन डिलीवरी इस केस में पॉसिबल हो सकती है, यानी प्लेसेंटा प्रेविया के केस में हम कहते हैं कि इसकी जो है ना वो सी सेक्शन डिलीवरी करवा लो ताकि अगर दोनों को बचाना। ये था हमारे पास जो सर्वाइकल ओस के ऊपर लगा था। अब ऐसे ही हमारे पास होता है एक लो लाइंग सर्वाइकल कोस। होता ये इसमें कि हमारे पास अगर ये यूट्रस है, ठीक है, और ये सर्विक्स है, तो इस यूट्रस और सर्विक्स के ऊपर यानी ये मेरे पास है सर्वाइकल ओस, इस सर्वाइकल ओस से ऊपर और लेस देन 2 सेंटीमीटर, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर का केस, यानी यहां आके आपका प्लेसेंटा लग जाता है। अगर आपका यहां आके प्लेसेंटा लग जाए फिर हम इसे कहते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा प्रेविया। और अगर हमारे पास बिल्कुल सर्वाइकल ओस के साथ जुड़ जाए फिर हम उसे कहते हैं प्लेसेंटा प्रेविया। ये दोनों में डिफरेंस याद रख लेना कि हमारे पास ऐसी होता है, और दोनों केस में आपको जो होगा ना वो पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। हम फर्स्ट और सेकंड में इसलिए बात नहीं कर रहे होते क्योंकि वहां हमारे पास जो बेबी होता है उसकी सही तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई होती। जब थर्ड आता है तो बेबी की डेवलपमेंट भी सही तरह से हो जाती है और प्लेसेंटा भी अपनी जगह नहीं लगा होता, जिसकी वजह से फिर हम कहते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। ये था हमारे पास प्लेसेंटा प्रेविया के केस। और रिस्क फैक्टर मैंने आपको इसलिए पहले बता दिए कि देखो हमारे पास मल्टीपैरिटी के हो सकती है, ठीक है, और भी कुछ रीजंस हो सकती हैं। अब देखो इसका प्लेसेंटा यहाँ ग्रोथ क्यों किया है,
ठीक है, या तो ये हो सकता है कि इसकी कोई है ना जेनेटिकली एब्नॉर्मेलिटी थी, ठीक है, इसके ओवरीज ने सही तरह से काम नहीं किया, इसके हार्मोनल मसला बन गया, इसका एक्चुअली जो बायोमार्कर है वो सही तरह से काम नहीं किया, या तो ये हो सकता है कि खुद ब खुद ही प्लेसेंटा ग्रो ही इधर किया, ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा नॉर्मली जो होता है वो आपका इधर ग्रो करना चाहिए, प्लेसेंटा ग्रो ही इधर किया, ये भी रीजन हो सकती है। अब अभी तक जो हमने बातें करी, हमने कहा एक होता है प्लेसेंटा एक्रीटा, एक होता है एक्रीटा के स्पेक्ट्रम, एक हमने कहा प्लेसेंटा प्रेविया। प्लेसेंटा एक्रीटा में हमने तीन पढ़े, एक होता है हमारे पास प्लेसेंटा इंक्रीटा, एक होता है हमारे पास प्लेसेंटा एक्रीटा, और एक होता है हमारे पास प्लेसेंटा परक्रीटा। हमने कहा कि हमारे पास प्लेसेंटा एक्रीटा के अंदर मायोमेटियम तक लगता है, ठीक है, यानी एंडोमेटियम को क्रॉस कर जाता है, यानी मायोमेटियम के आगे लग जाता है। इन क्रीटा में मायोमेटियम को भी क्रॉस कर जाता है, और पर क्रीटा में पेरीमेटियम के अंदर आके एपीमेटियम जिसे कहते हैं वहां आके लग जाता है। उसके बाद हमने कहा प्लेसेंटा प्रेविया। प्लेसेंटा प्रेविया में हमने पढ़ी दो बातें, एक हमने कहा होता है प्लेसेंटा प्रेविया, एक होता है लो लाइंग प्लेसेंटा प्रेविया। जो प्लेसेंटा प्रेविया होता है इसके अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो सर्वाइकल ओस के साथ बिल्कुल अटैच हो जाता है, लेकिन लो लाइंग प्लेसेंटा प्रेविया के अंदर जो होता है सर्वाइकल ओस से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन लेस देन 2 सेंटीमीटर जो होता है ना आपका प्लेसेंटा वो आके अटैच हो जाता है। ये था हमारे पास प्लेसेंटा एक्रीटा के स्पेक्ट्रम और प्लेसेंटा प्रेविया के। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास आता है वेजा प्रेविया। अब हमारे पास वेजा प्रेविया क्या होता है, क्योंकि ये है वेजल्स और प्रेविया प्लेसेंटा। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें हमारे पास क्या आती है चीजें। होता ये है कि हम कहते हैं कि ये है हमारे पास यूट्रस, ये सर्विक्स, ठीक है। अब होता ये है कि हमारे पास जो है ना वेजल्स यहाँ आके सर्वाइकल ओस है, ये यहाँ सर्वाइकल ओस के ऊपर यहाँ जो होती है ना वो वेजल्स आ जाती है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो आगे मैं बताना भूल गया हूँ। हमारे पास एक होती है जेली, उसका नाम होता है वार्टन जेली। अब ये वार्टन जेली क्या होती है मैंने पहले बताया हो, लेकिन दोबारा सुनना। होता यह है कि हमारे पास दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, ठीक है, और एक अम्बिलिकल वेन होती है, जिन्होंने हमारे पास बेबी से फीटस से मदर और मदर से फीटस तक ट्रांसफर करना होता है। अगर हम इन सब चीजों को मिलाएं तो हमारे पास इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं वार्टन जेली, जिन्होंने इन सब को जो होता है वो बचा के रखना होता है। अब बात ये हो रही है कि वेजा प्रेविया के अंदर ये जो हमारे पास वार्टन जेली होती है ना, जिसको हम कहते हैं कि सारी की सारी वेजल्स, ठीक है, वो हमारे पास इस सर्वाइकल ओस के ऊपर आके लग जाती है, ठीक है, यानी प्लेसेंटा आके नहीं लगता। प्लेसेंटा फॉर एग्जांपल यहाँ लगा हुआ है, लेकिन जो प्लेसेंटा की जो वेसल्स होती है ना वो यहाँ सर्वाइकल ओस के ऊपर आके लग जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास थर्ड ट्राइमेस्टर में पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग ही होगी। हम अभी पेनलेस ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम पेनफुल क्यों नहीं पढ़ रहे। होता ही है क्योंकि हमारे पास ये प्लेसेंटा है। अगर कभी भी यूट्रस का मसला बने, एक बात याद रखना, अगर कभी भी यूट्रस का मसला बने तो पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, लेकिन अगर कभी जिसका बने हमारे पास प्लेसेंटा का तो फिर हमारे पास पेनलेस होगी, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये वाली आर्टरीज है, और यूट्रस में हमारे पास जो हमने कहा था क्यूबाइडल आर्टरी स्टेटम फंक्शनलिस वो वाली आर्टरीज हमारे पास, इस वजह से आपको यहाँ ब्लीडिंग होगी। ये था हमारे पास वेजा प्रेविया। अब इसी तरह ही हमारे पास एक और होता है अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब अब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है, इसमें हमारे पास जो प्लेसेंटा होता है ना वो बिल्कुल अपनी जगह से हिल जाता है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है यूट्रस, हमारे पास जो प्लेसेंटा था ना वो नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेकंड ट्राइमेस्टर में यहाँ बिल्कुल अटैच रहा है एंडोमेट्रियम के ऊपर, बिल्कुल, ठीक है, मायोमेट्रियम को भी क्रॉस नहीं किया, पेरी को भी नहीं किया, जो है एंडो के ऊपर लगा रहा है। अब हुआ ये है कि फीमेल ने अपनी सही तरह से केयर नहीं की, ठीक है, या तो उसका कोई ट्रॉमा हुआ, ठीक है, या तो उसकी मल्टीपैरिटी थी जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए, उसकी वजह से ये जो प्लेसेंटा था ये गिर गया, ये प्लेसेंटा गिर के आपका इस सर्विक्स के ऊपर आके लग गया, यानी लगा नहीं, यानी आके बिल्कुल जो ये था अटैच नहीं हुआ, मैं अटैचमेंट की बात नहीं कर रहा, यानी जो प्लेसेंटा था ये बिल्कुल यहाँ से गिर के बिल्कुल नीचे आ गया, डाउन हो गया, जिसे हम कहते हैं अब्रप्शियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की अब्रप्शन होगी, प्लेसेंटा अपनी जगह से हिल गया, ठीक है, ये हम इस बात में पढ़ते होते हैं। अब अब्रप्शियो जो प्लेसेंटा होता है ना उसकी रीजंस क्या होती है। होता ये हमारे पास कि हमने कहा इसको जो ट्रॉमा है वो हो सकता है, ठीक है, होता ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एक फीमेल अगर यानी मैटरनल हाइपरटेंशन के साथ आई है उस वजह से भी अब्रप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आती है प्री एक्लेम्सिया, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे पास प्री एक्लेम्सिया की वजह से भी हमारे पास अब्रप्शियो प्लेसेंटा हो सकता है। उसके बाद जो मेन फैक्टर स्मोकिंग कोकेन अब्यूज उसकी वजह से आपको ये हो सकता होता है। और एक चीज याद रखना, इसमें आपकी पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। अब पेनफुल इसलिए होगी कि हमारे पास यहाँ से जो यूट्रस है ना, यूट्रस और प्लेसेंटा अपने आप को यानी यूट्रस का मसला बना, जारी बात है ये जो यूट्रस था ये टूटा, जिसकी यानी यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर थी वो टूटी, जिसकी वजह से जो प्लेसेंटा था वो यहाँ से गिरा और नीचे आ गया। अब ये जो है ना इसका वो क्वेश्चन कैसे करता है, वो क्वेश्चन ऐसे करता है कि एक फीमेल थी वो वॉशरूम में गई है और वॉशरूम में वो जो है ना वहां गिर गई है। जब वहां गिरी है तो वो कहती है कि उसके ना पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। जब आप पेनफुल वेजाइनल हो रही है, जब आप यूएसजी से देखोगे तो आप देखोगे अल्ट्रासाउंड से कि उसकी जो है जो प्लेसेंटा है वो अब्रप्ट हो गया, यानी प्लेसेंटा अपनी जगह से हिल गया, नीचे आ गया, जिसकी वजह से वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। फिर हम इसे कहते हैं कि अब्रप्शियो प्लेसेंटा आई।
ठीक है, ये था हमारे पास। अभी तक जो हमने प्लेसेंटा की पढ़ी है वो हम देख लेते हैं। हमने पहले कहा हमारे पास होता है प्लेसेंटा एक्रीटा के स्पेक्ट्रम्स, ठीक है। सेकंड हमने कहा पढ़ा हमारे पास होता है प्लेसेंटा प्रेविया, फिर हमने पढ़ा हमारे पास होता है वेजा प्रेविया, फिर हमने पढ़ा हमारे पास होता है ये एब्रप्शियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक्रीटा के स्पेक्ट्रम में हमने तीन पढ़े, एक होता है प्लेसेंटा एक्रीटा, एक होता है प्लेसेंटा इनक्रीटा, एक होता है प्लेसेंटा परक्रीटा। प्लेसेंटा प्रेविया में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो लेयर्स होती है वो सर्वाइकल ओस के ऊपर होती है। इसकी भी दो हमने पढ़ी, एक है लो लाइंग प्लेसेंटा प्रेविया, एक था प्लेसेंटा प्रेविया। उसके बाद होता है वेजा प्रेविया, इसमें जो वेजल्स होती हैं वो आके लग जाती हैं। अब्रप्शियो प्लेसेंटा में हमने पढ़ा जो प्लेसेंटा होता है वो अब्रप्ट हो जाता है। आप लोगों ने इन कंडीशंस को याद नहीं रखना, और रिस्क फैक्टर जो मैंने पहले बताए हैं वो आप सब में यूज कर लो, कोई मसला नहीं। कि सिर्फ ये मैटरनल हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्सिया जो है ना वो इसमें कर लेना, बाकी रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो सबके सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ प्लेसेंटा की हम एबनॉर्मैलिटीज पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो आता है ना इसके बाद हमारे पास एक आता है यूट्राइन रप्चर। अब ये यूट्राइन रप्चर क्या 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 सीन है, इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं ना वो ऐसे पूछते हैं कि एक फीमेल थी, ठीक है, उसको अभी 16 मंथ से कम टाइम हुआ है डिलीवरी की है, यानी अभी 16 मंथ नहीं हुए उसको, और उसकी सेकंड प्रेगनेंसी भी आ गई है। और अगर ऐसी फीमेल, इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो है वो आप वेट करो, यानी उसने कहा कि उसको अभी 16 मंथ्स नहीं हुए, ठीक है, उसने सेकंड प्रेगनेंसी भी करवा लिया है, फिर ऐसा होता है कि जो यूट्रस होता है वो रप्चर हो जाता है। और मैंने बताया जब यूट्रस रप्चर होगा तो पेनलेस कह रहा हूँ, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में हम इसलिए कहते हैं कि तब हर चीज मैच्योर हुई होती है। लेकिन देखो यूट्रस रप्चर हो गया, जब यूट्राइन हमारे पास रप्चर हो गया, अगर ये फर्स्ट में होता तो फर्स्ट में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड में होता सेकंड में हो जाएगी, थर्ड में होता थर्ड में हो जाएगी। यानी कोई भी फीमेल 16 मंथ से लेस टाइम के साथ आई है और उसके बाद पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ आई है तो हम कहते हैं ये हमारे पास यूट्राइन रप्चर का केस, ठीक है। अब इस यूट्राइन रप्चर में हमारे पास और क्या चीजें आती हैं, अब ये देखना। अब हमारे पास ऐसे जो होता है वो हार्ट डिफेक्ट के साथ आ सकती है। अब हम यूट्राइन रप्चर की बात कर रहे हैं और हार्ट डिफेक्ट कैसे है, होता ये जैसे हमने कहा कि हमारे पास प्लेसेंटा जो होता है वो टूटा, वैसे ही हम कहते हैं कि हमारे पास ये यूट्रस है, ठीक है। इस जो यूट्रस की लेयर है यहाँ से जारी बात है उसने कहा रप्चर हो गया। अगर यूट्रस रप्चर हो गया, पहला सीन क्या होगा, पहला ये होगा कि जो फीटस है ना, जो फीटस है वो हमारे पास एब्डोमिना यानी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें चला जाएगा। जारी बात है जब हमारे पास ये यूट्रस नहीं रहेगा तो जो फीटस होगा ये अपने आप को एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ले जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये चीज नजर आएगी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये हमारे पास सबसे पहले आपको क्या नजर आएगी, जो यूट्रस होगा वो उसकी तरफ चला जाएगा। सेकंड चीज हमने कहा कि हमारे पास यूट्रस जो होता है वो रप्चर हो गया, जब यूट्रस रप्चर होगा तो जारी बात है क्या एम्बुलाई नहीं बनेगा, और जब ये एम्बुलाई बनेगा तो एम्बुलाई अगर हार्ट के पास जाता है तो हार्ट डिफेक्ट नहीं होगा, और अगर यही लंग के पास जाता है तो पल्मोनरी एम्बुलाई और लंग डिफेक्ट नहीं होंगे। इसी तरह याद रखो कि यूट्राइन रप्चर का जो क्वेश्चन है वो ये कहेगा कि एक फीमेल आई है वो लेस देन 16 मंथ उसके हुए हैं कि अभी डिलीवरी हुई है, ठीक है, उसके जो हुआ वो पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, और उसका आप ये देख रहे हो कि उसका जो है ना फिटस वो एब्डोमन के अंदर आया हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो फिटस है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आया हुआ है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ फीटल स्टेशन, यानी फीटल अपने स्टेशन में नहीं है, वो एब्डोमिनल कैविटी में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो अगर कह दे कि हार्ट डिफेक्ट है तो ठीक है, ना भी कहे तो कोई मसला नहीं है, आपको यूट्राइन रप्चर पता लग जाएगा, क्योंकि हार्ट डिफेक्ट तो एक कॉम्प्लिकेशंस में आएगी, ठीक है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही हमारे पास जो यूट्रस है यानी अपने स्टेशन से हट के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाएगा तो क्या मसला बनेगा, तो जो हम जब उसके फीमेल की एब्डोमिनल कैविटी को देखेंगे, पाल्प करेंगे, तो हमें क्या नजर आएगा कि हमारे पास जो फीटस है वो पाल्प करता हुआ साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। यानी दिखाई कह रहा हूँ कि हमारे पास जो है ना साफ साफ जो है पाल्पेबल हमें होता हुआ पता लगेगा कि फीटस जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ गया। ये था हमारे पास यूट्राइन के रप्चर्स की, ठीक है। अब हमारे पास आता है उसके बाद पोस्ट पार्टम हेमरेज। ये ना टॉपिक छोटे छोटे हैं, इसमें आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है, इसलिए अगर ना भी समझ आए तो मेरे से जरूर पूछ लेना साथ साथ ही, ये टॉपिक जो है ना वो काफी छोटे हैं, हाँ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब जो है ना पोस्ट पार्टम हेमरेज, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि हमारे पास जो होता है ना नॉर्मल आपकी 350 मिलीलीटर से कम ब्लीडिंग होनी चाहिए इन दैट डिलीवरी, ठीक है। इन दैट डिलीवरी आपकी 350 मिलीलीटर से कम होनी चाहिए, विजाइनल में भी और उसमें भी, सी सेक्शन में भी। अगर सी सेक्शन में थोड़ी हो भी जाए तो कोई मसला नहीं। अब होता यह है कि अगर एक ऐसी फीमेल उसकी डिलीवरी हुई उसमें हमारे पास आपको ग्रेटर देन 350 ml ब्लड मिल रहा है, यानी इतनी ज्यादा ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, फिर हम उसे कहते हैं वो है पोस्ट पार्टम हेमरेज,
ठीक है, हम उसको इस ले आते हैं। अब उसमें होता ये है कि जैसे ही हमारे पास हम डिलीवरी कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, यानी प्लेसेंटा और उसकी आर्टरीज वगैरह वो ज्यादा ब्लीड कर जाती है, तो हम वो इसमें आ जाता है। तो फीमेल का जो ब्लड है वो कहीं कम ना हो जाए, फिर हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास होती है इंटरनल इलियक आर्टरी, तो हम इंटरनल इलियक आर्टरी को लाइगेट करते हैं। अब इंटरनल इलियक आर्टरी को लाइगेट करने का मतलब क्या होता है, ये है कि हमारे पास जो है ना ओवरीज है, ओवरीज में यूट्राइन में हमारे पास इंटरनल इलियक आर्टरी आ रही होती है। फॉर एग्जांपल होता ये है कि मैं कहूँ ये हमारे पास है इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है, ये हमारे पास इंटरनल इलियक आर्टरी, और यहाँ हमारे पास पड़ा हुआ है, इधर हमारे पास पड़ा है यूट्रस, यानी यहाँ भी यूट्राइन वेसल्स बनी है। तो इंटरनल इलियक आर्टरी भी आपके इस यूट्रस को स्टिमुलेट कर रही होती है, यानी यहाँ दे रही होती है, और साथ हमारे पास यूट्राइन वेसल्स भी दे रही होती है। अब जारी बात है कि अगर किसी फीमेल में ग्रेटर देन 350 ml ब्लड निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये जो यूट्राइन वेसल्स थी यहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है, और जो इंटरनल इलियक आर्टरी थी यहाँ से भी आपकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। फिर हम इसे रोकने के लिए क्या करते हैं, हम इसे लाइगेट कर देते हैं। जब हम इसे इंटरनल इलियक आर्टरी को यहाँ से लाइगेट करवा के बंद कर देते हैं, तो फिर ब्लीडिंग उसकी कम हो जाती है। ये चीज समझ आई है कि नहीं आई, पोस्टमार्टम हेमरेज वाली? मुझे ये बताओ कि पोस्टमार्टम हेमरेज वाली बात समझ आई जो मैंने बताई है? कि होता ही है कि हमारे पास नॉर्मल 350 होना चाहिए, लेकिन अगर ग्रेटर देन 350 हो जाए, ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, फिर हम उसे कहते हैं वो है पोस्टमार्टम हेमरेज। तो इसकी काफी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। फिर हम इसे रोकने के लिए करते हैं, हम इंटरनल इलियक आर्टरी को लाइगेट कर देते हैं। जब इंटरनल इलियक आर्टरी को लाइगेट करते हैं, होता ही है, इस सप्लाई का मैं दोबारा बता देता हूँ, होता ही है कि हमारे पास ये है, हमने कहा ये है इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है, और ये है हमारे पास, यहाँ मैंने फॉर एग्जाम्पल बना दिया यूट्रस। अब होता है ये जो इंटरनल इलियक आर्टरी है, ये भी हमारे पास यूट्रस के पास आ रही होती है, ठीक है, और साथ हमारे पास यहाँ यूट्राइन वेसल्स भी होती हैं। अब होता ये है कि हमारे पास जिस फीमेल में ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये यूट्राइन जो वेसल्स हैं, ठीक है, यहाँ से भी ब्लीडिंग आई जा रही है, और यहाँ से भी आपकी ब्लीडिंग आई जा रही है, क्योंकि हर चीज तो रप्चर हो जाती है। जब हमने फीटस को निकालना होता है, प्लेसेंटा को हमने रिमूव किया, तो वेसल्स जो होती है वहां से ब्लीडिंग होने लगती है। अब होता ये है, फिर हम ऐसे बंदे में ना इस इंटरनल इलियक आर्टरी को लाइगेट कर देते हैं। जब इंटरनल इलियक आर्टरी को लाइगेट कर देते हैं ना, इसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाती है। ये था हमारे पास पोर्ट इसमें हेमरेज में। और साथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिर आप यूट्राइन मसाज भी करते हो, ठीक है, ये हम पहले काम करते हैं, इसके बाद ये तो हम अगर जरूरी हो फिर हम करते हैं, वरना पहले हम यूट्राइन मसाज करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाती है। या फिर हम ऑक्सीटोसिन भी देते हैं, और ऑक्सीटोसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये यूट्राइन की कंट्रैक्शन करवाता है। ये था हमारे पास पोस्टमार्टम हेमरेज का। मुझे ये बताओ इसमें से किसी का भी क्वेश्चन हो? अभी तक जो हमने पढ़े हैं वो हमने प्लेसेंटा की एब्नॉर्मैलिटीज पढ़ी हैं, उसके बाद हमने कालमैन सिंड्रोम पढ़ा है, उसके बाद हमने जो है वो 5 अल्फा रिडक्टेज। एक्टोपी का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक नॉर्मल जो चीज है ना वो अपनी जगह से हट के कहीं और जगह पे लग जाए। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो बेबी है उसने इस यूट्रस में आके, यानी फीटस ने, ओवम ने यहाँ आके यूट्रस में एंडोमेट्रियम में आके यहाँ इम्प्लांट होना होता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर क्या होगा, जो यूट्रस होगा वो इधर आके इम्प्लांट नहीं करेगा, या वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ही इम्प्लांट कर देगा, ठीक है, या तो वो हमारे पास जो है ना वो ओवरी के अंदर ही रहेगा, या तो वो जो यूट्रस है उसकी साइड वाली लेयर में जाके इम्प्लांट कर देगा। हम कहते हैं कि हमारे पास होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो नॉर्मल फीटस है वो अपनी जगह पे नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैं दोबारा कहूं तो होता ये है, हमारे पास ये है यूट्रस, उसके बाद है ये ट्यूब, और ये ओवरीज, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो ओवम होता है वो बनके यहाँ आता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर ये जो ओवम होता है इसने यहाँ आके यूट्रस में इम्प्लांट करना होता है। ये हमारे पास होता है नॉर्मली, ठीक है। अगर हम कहें कि हमारे पास जो है ना यही जो ओवम है ये आके इधर यूट्रस में ना लगे, मोस्ट कॉमनली कहते हैं कि एम्पुला ऑफ फ्लोपियन ट्यूब में ये करता होता है इम्प्लांट, ठीक है। वैसे ही मैंने आपको कहा कि जो ओवम है ये इम्प्लांट कर गया इधर ही फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ही, अगर इधर ही इम्प्लांट कर गया और इधर ही ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, फिर हम इसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो होते हैं ना रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। अब देखो, अगर हमारे पास कोई भी यूट्रस है, कोई भी सॉरी फीटस है, वो यहाँ आके हमारे पास ओवम यहाँ आके इम्प्लांट कर गया और इधर ही अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट हो गया, तो ना तो यहाँ प्लेसेंटल ग्रोथ आ पाएगी, ना तो यहाँ से हार्मोनल रिलीज सही तरह से होगा, क्योंकि जब वहां यहाँ यूट्रस ने आके लगना है, यहाँ यूट्रस पे आके लगना, तभी हमारे पास जो प्लेसेंटा होता है उसकी जो लेयर होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, उसने स्टिमुलेट कर, जब हम यहाँ गए तो यहाँ लग कि हमारी ये प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। अब हमारे पास एक ऐसा केस आता है डी, हम आगे बढ़ेंगे बी, कि एक फीमेल आती है, उसका जो यूट्रस होता है वो एब्सेंट होता है,
ठीक है। अगर एक फीमेल आती है उसका यूट्रस ही एब्सेंट है, अब उसका मतलब क्या, उसका बाकी चीजें नॉर्मल है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाकी सारा नॉर्मल है, लेकिन उसका जो यूट्रस है वो एब्सेंट है। अब हम ऐसे कहते हैं कि जिनका यूट्रस एब्सेंट है उनके जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उनका सही चल रहा है, यानी उनका जो है वो ओवम सही तरह से बन रहा है, लेकिन ओवम इम्प्लांट नहीं हो पा रहा, इम्प्लांटेशन इशू है। इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी केस में लाते हैं कि हमारे पास जो ओवम की इम्प्लांटेशन थी वो यहाँ नहीं हुई, वो कहीं और जगह पे हो गई है, ठीक है, यानी यूट्रस पे नहीं हुई। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसे लोगों में हम ओवम को पकड़ते हैं, उनमें हम इन विवो फर्टिलाइजेशन करते हैं, ओवम को पकड़ के हम ट्यूब में डालते हैं और फिर वहां हम फर्टिलाइजेशन करवा के ये और भी हम काफी डिसीजेज में कर लेते हैं। हमारे पास ये आता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर एक दफा हम दोबारा पढ़ें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, कि हमारे पास नॉर्मल जो यूट्रस था वो अपनी जगह पे इंप्लांट नहीं हुआ, वो कहीं और जगह पे इंप्लांट हो गया। अभी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये बिल्कुल ऐसे शो करवाता है जैसे अपेंडिसाइटिस की पेन है। हमने पढ़ा था मिटर शमराज, वो भी सेम अपेंडिसाइटिस की पेन की तरह थी, और हमने पढ़ा था वहां हमारे पास साइन साइन आता है मैकबर्नी साइन, यहां भी आपको मैकबर्नी साइन ही दिखेगा, ठीक हो गया, यानी लोअर एब्डोमिनल पेन की वो हिस्ट्री देगा और ऐसे लगेगा जैसे अपेंडिसाइटिस है, ठीक है, लेकिन जब हम देखेंगे उसका HCG तो उसका HCG भरा हुआ होगा, ठीक है, HCG ही शो करवाता है। यानी अगर हम कहें कि यार अगर एक तरफ है अपेंडिसाइटिस का पेशेंट, एक तरफ है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेशेंट, ठीक है, अपेंडिसाइटिस में भी आपको मैकबर्नी साइन दिख रहा है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी आपको मैकबर्नी साइन दिख रहा है। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किससे, हम HCG से करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास अपेंडिसाइटिस में HCG नहीं होगा, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर HCG बड़ा होगा। हाँ, जो अपनी नॉर्मल वैल्यूज है उससे कम ही होगा, लेकिन आपको HCG मिलेगा। अगर आपको बीटा HCG मतलब HCG आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। फिर आप देखते हैं कि ये आपको कहाँ इंप्लांट किया है, तो मोस्ट कॉमनली ये जो होता है ना, ये एम्पुला ऑफ फ्लोपियन ट्यूब में जहां जाके इंप्लांट करता होता है। और इसकी जो मेन हिस्ट्री होती है वो ये होती है, प्रेग्नेंट फीमेल आएगी, उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ब्लीडिंग होगी, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ब्लीडिंग होगी, ये पेन लेस भी हो सकती है, पेनफुल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ यूट्रस का मसला है। अब दोबारा हम बात करें कि एक फीमेल आएगी, वो कहेगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है और उसकी जो ब्लीडिंग है वो हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, उसके अब जो मतलब मेंसेस तो है नहीं, एब्सेंट होने चाहिए, फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, हम देखेंगे कि उसके अंदर मैकबर्नी साइन हमें पॉजिटिव मिलेगा, यानी लो लो एब्डोमिनल पेन में आपको जो है ना वहां पेन मिलेगी। उसके बाद जब हम उसका HCG देखेंगे तो वो हाई होगा, तो हम डायग्नोज करेंगे वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। फिर हम इसका ट्रीटमेंट करते होते हैं, हम फिर इसको मेथोट्रेक्सेट देते होते हैं, ठीक है, मेथोट्रेक्सेट करते होते हैं, या फिर मैंने आपको सर्जरी बताई कि हम यहाँ से ओवम उठाते हैं, फिर हम उसको बाहर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं बाहर आके, ठीक है, क्योंकि इन द यूट्रस में वो नहीं हो पाएगी, या तो फिर हम यहाँ से इंप्लांट करवा के, अगर तो यूट्रस उसका नॉर्मल है फिर हम इसको ओवम को इंप्लांट करवा के यूट्रस में ही रखवा देते हैं, ठीक है, अगर तो वो फर्टिलाइजेशन करवा सके यूट्रस से। लेकिन अगर यूट्रस ही एब्सेंट है फिर हमें उसको उठा के हमें ट्यूब में जाके इंप्लांटेशन करवानी पड़ेगी, फिर हम किसी और फीमेल में डालते हैं, फिर उसकी वजह से हम इंप्लांटेशन करवाते हैं। ये था हमारे पास एक्टोपिक अब प्रेगनेंसी साहब का, ये हमारा कल वाला टॉपिक रह गया अब साहब था जी। जब एक टॉपिक प्रेगनेंसी है, इसमें अगर जी आप एम्पुला ऑफ उसमें फिलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाएगी, इम्प्लांटेशन हो जाएगी, तो फिर HCG बनेगा? हम्म। वो तो प्लेस फीटस में जाके HCG HCG। HCG नहीं नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो, होता ही है कि प्लेसेंटा ने तो अपनी ग्रोथ करवानी है ना, प्लेसेंटा तो ग्रो हो गया, हम इधर प्लेसेंटा की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है, प्लेसेंटा तो ग्रो हुआ, उसने HCG तो रिलीज करना ही है। साथ में कहा था कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम भी आगे से हार्मोन रिलीज कर रहा है, वो स्टिमुलेट कर रहे हैं। मसला क्या हो रहा है कि जो इम्प्लांटेशन है ना वो अपनी जगह पे नहीं हो पा रही, इम्प्लांटेशन हो गई है, ठीक है, लेकिन जहां उसने यूट्रस में होना था वो कहीं और जगह पे हो गई है, और प्लेसेंटा भी अपना हार्मोन रिलीज कर रहा है, क्योंकि हम इधर प्लेसेंटा की कॉम्प्लिकेशंस नहीं पा रहे कि प्लेसेंटा को कोई मसला नहीं है, हम इधर पढ़ ये रहे हैं कि हमारे पास इम्प्लांटेशन का इशू बना है, इसके अंदर कोई भी दूसरी एब्नॉर्मैलिटीज नहीं आई, ओके हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक टॉपिक आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज हाइडेक्टिफार्म मोल। इसको जरा ध्यान से सुनना, हाइडेक्टिफार्म मोल क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को यार एक बात का पता है कि हमारे पास प्लेसेंटा है, उसकी होती है दो लेयर्स, एक होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक होती है सिंचियोट्रोफोब्लास्ट। जो हमारे पास सिंचियोट्रोफोब्लास्ट होती है उसके ऊपर वाली होती है साइटो, फिर उसके सिंचियोट्रोफोब्लास्ट के पीछे क्या होता है, हमारे पास होता है डेसिडुआ बेसिलस, अगर किसी को याद है तो। अच्छा, साइटोट्रोफोब्लास्ट में हमारे पास यहाँ लगे होते हैं विलाए, ठीक है। अब होता यह है कि हाइडेक्टिफार्म मोल के अंदर आपके पास ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर थी, जो विलाए थे ऊपर, इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। जब इसके अंदर वाटर बहुत ज्यादा फिल्ड हो जाता है तो यहाँ छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है इस साइटोट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर में, ठीक है। जब इधर सिस्ट बन जाती है थोड़ी थोड़ी, तो यही जो सिस्ट है ये कैंसरस स्टेज में चली जाती है, ये मैलिग्नेंसी में चली जाती है। दोबारा सुना, हमने कहा था साइटोट्रोफोब्लास्ट के ऊपर लगी होती है विलाए। अब जो विलाए होती है ना, ये फ्लूइड फिल्ड हो जाती है कैविटीज में,
यानी पानी से फुल भर जाती है। जब ये पानी से भर जाती है तो वो छोटी छोटी जो होती है ना वो सिस्ट बना देती हैं, क्योंकि पानी होती है, फिर कुछ मिनरल्स होते हैं, वो सारे अकुमुलेट होते हैं, एक सिस्ट बना देती हैं। फिर यही जो सिस्ट होती हैं ये आपस में मैलिग्नेंसी में चेंज हो जाती है। जब ये सिस्ट मैलिग्नेंसी में चेंज हो जाती है, इसका मतलब है जारी बात है प्लेसेंटा अपना सही तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब होता ये है कि देखो हमारे पास प्लेसेंटा तो, चलो प्लेसेंटा तो खराब हो गया, प्लेसेंटा तो कैंसरस में चला गया, मैलिग्नेंट में चला गया, लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती। होता ये जो प्लेस है ये मैलिग्नेंसी करवाता है और मेटास्टासिस करवाता है। मेटास्टासिस कहते हैं कि अगर एक सेल है तो एक सेल से दूसरे सेल में देगा, दूसरे सेल से आगे यूट्रस में भी जा सकता है, यूट्रस से उसके फीटस को भी खराब कर सकता है। दोबारा सुनना, मैंने कहा आइडेंटिफॉर्म मोल्ड के अंदर मसला बनेगा प्लेसेंटा का, लेकिन यही जो मसला होगा ये ट्रांसफर हो जाएगा यूट्रस के अंदर। यही मसला जो ट्रांसफर है वो फीटस के अंदर हो सकता है, यही मसला जो ट्रांसफर है वो मदर की बॉडी के अंदर हो सकता है। फिर हम इसे कहते हैं, ये हमारे पास है हाइडेंटिफॉर्म मोल। हाइडेंटिफॉर्म मोल में हमने पढ़ा कि हमारे पास प्लेसेंटा के अंदर सिस्ट बनी, सिस्ट आगे से मैलिग्नेंसी हुई और मैलिग्नेंसी से ये मेटास्टाइज करके किसी और ऑर्गन्स में। अब हम उन दोनों की बात करेंगे, पहले कि हमारे पास होता क्या। इससे पहले हम एक जीन पढ़ें कि हमारे पास होता है एक जीन, उसका नाम होता है P57। ठीक है, P57 प्रोटीन्स होती हैं, इसको P57 स्टेन्स भी कहते हैं। अब ये होती क्या है, ये हमारे पास शो ये करवाती है कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि हमारे पास ये मदर है और ये हमारे पास फादर है। मदर से भी एक जीन आनी थी और फादर से भी एक जीन आनी थी। ठीक है, मदर से यानी एग बनना था और फादर से स्पर्म्स आने थे जीन में। अब होता ही है कि P57 शो ये करवाता है, अगर तो किसी हम देखते हैं प्रेग्नेंट में P57 जीन प्रेजेंट है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो मदर की जीन है वो आ चुकी है। ठीक है, अगर हम कहें कि इसके अंदर P57 प्रोटीन्स नहीं है, स्टेन नहीं है, फिर हम कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये बच्चा नहीं है, इसके ऑर्गन्स कोई नहीं डेवलप होने, क्योंकि इसके अंदर मदर की जीन ही नहीं आई, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फादर का स्पर्म आया। अभी हम इस बात को दोबारा डिटेल से पढ़ेंगे, वेट करना। होता यह है कि हाइडेंटिफॉर्म मोल होते हैं हमारे पास दो किस्म के, एक होता है हमारे पास कंप्लीट मोल, एक होता है हमारे पास पार्शियल मोल। ठीक है, हम पहले पढ़ते हैं कंप्लीट मोल, फिर हम पार्शियल मोल की बात करते हैं। होता यह है कि हमारे पास, हमने कहा कि एग की फॉर्मेशन होनी थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो था ना वो एक इस तरह से बना, ऊपर हमारे पास लेकिन इसके अंदर जो जीन थी ना वो है ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बन गया है, उसके अंदर डीएनए ही नहीं है, क्या होगा, हमारे पास एक स्पर्म है, आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएंगे जब ये, क्योंकि हमारे पास इधर डीएनए ही नहीं है। होता है जो मेल का स्पर्म का जो डीएनए होता है, जो एग का स्पर्म का एग का डीएनए होता है, वो आपस में मिलते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होती है। हुआ ये है कि हमारे स्पर्म का डीएनए तो है था, लेकिन एग का डीएनए नहीं था। जब एग का डीएनए ही नहीं था, इसका मतलब नहीं है ये फिर एवं ही जनरेट हो गया कोई ना कोई चीज। अब होता ये है कि जब हमारे पास स्पर्म ही क्या करते हैं ये जिसको हम डुप्लीकेट पैटर्नली के पास जो की तरफ से डुप्लीकेट है, लेकिन डुप्लीकेट नहीं है कुछ। सुनना, कंप्लीट मोल के अंदर ये एग नहीं हो, अगर हम पार्शियल मोल में पढ़ें तो इसमें हमारे पास एक एग होता है और दो स्पर्म्स होते हैं। लेकिन अभी हम कंप्लीट मोल की पर हमारे पास एक स्पर्म डिवेलप होता है और यही जो स्पर्म है आगे अपने जनरेशन करवाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि हम कंप्लीट मोल के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और इसमें क्या पढ़ेंगे। होता ही है कि कंप्लीट मोल के अंदर हमारे पास जो फीमेल है उसकी जो हमने कहा था ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो हमने पढ़ी थी साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसमें जो विलाएं हैं उसमें सिस्ट बहुत ज्यादा बन जाएगी। सिस्ट की रीजन ये है हमारे पास वहां जो है ना वो हाइड्रेटेड हो जाएगी। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा है और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर है और ये हमारे पास विलाए थे। ठीक है, इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा। जब इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा तो हमारे पास जो मदर का जो एग होगा वो सही तरह से काम नहीं कर पाएगा, इसका डीएनए है था तो गायब हो गया, जो स्पर्म मिला रह जाएगा। अब स्पर्म अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, लेकिन कंप्लीट मोल में हम फीटल के पार्ट जब हम प्रेगनेंसी में कैसी करवाएंगे, हम चेक करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें फीटल के पार्ट्स ही नहीं दिखेंगे। फिर क्या होगा, हमें प्रेगनेंसी में ये यूट्रस है तो इसके अंदर सिर्फ ऐसी ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे। अभी ऐसे ही सिर्फ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। अब ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है ना ये प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा की मैलिग्नेंसी हुई, मैलिग्नेंसी की वजह से वही जो मैलिग्नेंसी थी वो मेटास्टाइज हुई यूट्रस में। ठीक है, यानी फीटस में, और फीटल के पार्ट है ही नहीं है, कुछ डिवेलप ही नहीं हुआ।
सिर्फ एक स्पर्म था, वो वापस में डिजेनरेट हो गया। अब हम इस बात को कंप्लीट मोल को आगे ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे पढ़ते हैं, फिर पार्शियल मोल की तरफ आते हैं। हमने कहा कि हमारे पास था कंप्लीट मोल, ठीक है। कंप्लीट मोल में हुआ ये कि हमारे पास जो एग है वो एब्सेंट है और 1 स्पर्म है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं, अगर हम बात करें कि ये यूट्रस है, इसके अंदर एग एब्सेंट है, एग है ही नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म है। अब हम एक स्पर्म की बात करें तो एक स्पर्म हमारे पास यूट्रस में है, वही अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, लेकिन एग नहीं है, ठीक है। और साथ क्या है, साथ प्लेसेंटा की मेलिग्नेंसी है। मैंने कहा जब यहाँ हमारे पास प्लेसेंटा है और ये विलाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो विलायत है इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा भर गया, जब इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा भर गया, यहाँ सिस्ट बन गई छोटी छोटी। जब ये सिस्ट बन गई तो यही जो सिस्ट थी इसने आपके इधर यूट्रस था, ठीक है, जो भी चीज बनी थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा है कि हमारे पास ये जो एक ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक एग ने डेवलप होना होता है, ठीक है, जिसने आगे फीटस पार्ट में होना है। लेकिन उसमें हुआ ये है कि कंप्लीट मोल के अंदर हमारे पास ये तो है, लेकिन अंदर कुछ भी डेवलप नहीं हुआ, अंदर एब्सेंट है, लेकिन है तो है ना। अब होता ये है कि हमारे पास प्लेसेंटा की मेलिग्नेंसी हुई, मेलिग्नेंसी की वजह से मेटास्टाइज किया, मेटास्टाइज का किया, वहां जाके फिर आपको जो क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं है, प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं है, अंदर आपको ब्यूटस में क्या चीज दिखाई देगी, आपको ऐसे हनी कॉम्ब अपीनस दिखाई देगी, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा यूट्रस में, ठीक है। दोबारा ये बात सुनना, हमने कहा कि हुआ ये था कि प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, प्लेसेंटा में पानी बहुत भर गया, उसकी वजह से हमारे पास जो था वो सिस्ट बनी, सिस्ट ने आगे मेलिग्नेंसी करवाई, मेलिग्नेंसी जब हुई तो मेटास्टाइज हुआ, ठीक है। मेटास्टाइज हुआ दो में, या तो वो मोल हो सकता है या तो वो पार्शियल मोल हो सकता है। अगर तो वो कंप्लीट मोल है, इसका मतलब है एग की डेवलपमेंट ही नहीं थी हुई, एग की डेवलपमेंट ही नहीं थी हुई। अगर कोई मुझे कहे कि यार एग की डेवलपमेंट तो पहले हो जाती है, मैं कहूंगा होता यह है कि जब एचसीजी रिलीज हो रहा है, प्लेसेंटा एचसीजी रिलीज करता है और स्टिमुलेट करता है एग को। जब प्लेसेंटा ही नहीं है तो एचसीजी है ये होगा ही नहीं, जब एचसीजी नहीं होगा तो आगे से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। लेकिन अब बात सुनना, हुआ ये कंप्लीट मोल के अंदर हमारे पास एग नहीं है, ठीक है, लेकिन स्पर्म है, एग नहीं है लेकिन स्पर्म है। अब होता है यहां हमने कहा प्लेसेंटा की मेलिग्नेंसी हो गई है। जब प्लेसेंटा की मेलिग्नेंसी हो गई तो एक बात याद रखना कि ऐसे फीमेल्स के अंदर उसका जो एचसीजी होगा वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अब ये मैंने आपको एक बात बताई थी, एक होता है कि कोई भी चीज ओवर एक्टिव होगी है, जब कोई भी चीज ओवर एक्टिव हो जाएगी ना तो वो काम नहीं सही तरह से परफॉर्म कर पाती, लेकिन एक दिखा रही होती है कि हमारे बॉडी चीज है। इसी तरह हमने एक बात पढ़ी थी कि जब इंसुलिन बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो एक बायोमार्कर होता है सी पेप्टाइड, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, काम चाहे वो ना करे। दोबारा सुनना बात, हमने कहा कंप्लीट मोल के अंदर क्या हुआ, प्लेसेंटा की मेलिग्नेंसी हुई, मेटास्टाइज की, उसकी वजह से जो यूट्रस था उसके फीटल, क्योंकि फीटस तो बना ही नहीं है तो इससे हमें फीटस पार्ट तो नजर आएंगे ही नहीं, फीटस पार्ट है ही नहीं है, लेकिन हमें एचसीजी जो बायोमार्कर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज दिखेगा। आपकी थी ये बहुत बात उस होता ही है, क्योंकि हमने कहा मैटरनली एग है ही नहीं है, पैटर्नली स्पर्म तो आया है लेकिन मैटरनली एग तो बना ही नहीं। जब मैटरनली एग बना है तो हमने कहा था एक पिन है P57 स्टेन प्रोटीन, आप ये भी नहीं मिलेगी, 57 भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास मैटरनली एग आया ही नहीं है। उसके बाद एस फीमेल्स में इस है उसका साइज बहुत अच्छे। ये था हमारे पास इस कॉम्प्लिकेशंस। अब हम चलते हैं कि हमारे पास सॉरी कॉम्प्लिकेशंस कह रहा हूं, इसकी जो हमें दिखेंगी चीजें कीट मोल के अंदर हमें क्या क्या चीजें नजर आएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है पार्शियल मोल। अब हमने कहा कि पार्शियल मोल में ये कि एक एग होगा और 2 होंगे, ठीक है। अब एक एग होगा 2 स्पर्म होंगे, हमें इस मतलब है इसके अंदर हमें P57 तो मिलेगा। P57 क्या था, एक मैटरनली जीन थी कि पता लग रहा था कि एग आ रहा है। अब देखो इधर एग है लेकिन 2 स्पर्म, यानी फॉर एग्जांपल एक एग है, ठीक है, उसके साथ 2 स्पर्म्स ने अपने साथ अटैच करवा दिया, ठीक है, उसकी वजह से P57 मिलेगा। हमें इसमें HCG भी ज्यादा मिलेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं मिलेगा जितना कंप्लीट मोल में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और चीज, इसके अंदर आपको जो विलाए है ना, हमने कहा जो विलाए थे, जो हमने कहा था साइटोट्रोफोब्लास्ट में थे, वो भी इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं विलाए होंगे उसमें पानी भरा होगा। यानी फॉर एग्जांपल हमने कहा ये हमारे पास विलाए हैं, ठीक है, इस विलाए के अंदर पानी भरा होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें भरा होगा, उसमें नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि क्योंकि इसमें हमारे पास सारे के सारे जो विलाए थे वो हाइड्रेटेड हो गए थे, उसमें हमारे पास सारा का सारा वाटर फिल्ड हो गए थे। जब वाटर फिल हो गए इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस बनी वो ये बनी कि एग एब्सेंट था, सिर्फ एक स्पर्म था और ये बना। लेकिन पार्शियल मोल के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास एक एग बना और 2 स्पर्म थे, ठीक है, और कुछ विलाए थे वो उसका मसला बना था लेकिन कुछ नॉर्मल भी थे, इस वजह से एचसीजी भी रिलीज हुआ और एचसीजी कुछ ज्यादा रिलीज हो गया। लेकिन कंप्लीट मोल के अंदर जो एचसीजी है वो बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा था, इसके अंदर नजर नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ जो फीटल पार्ट्स हैं वो भी दिखाई देंगे।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें यहाँ फीटल पार्ट्स भी दिखाई देंगे। उसके बाद एक बड़ी बात है कि हमारे पास देखो हम दोनों कॉम्प्लिकेशंस पढ़ रहे हैं किसके, प्लेसेंटा की, क्योंकि हाइडेटिफॉर्म मोल मसला ही प्लेसेंटा का। कोई भी कहे कि यार व्हाट इज हाइडेटिफॉर्म मोल, कहना है कि हमारे पास जो है ना क्रियोनिक विलाय, क्रियोनिक किसे कहते हैं, प्लेसेंटा को, क्रियोन कहते हैं प्लेसेंटा को, कि हमारे पास जो प्लेसेंटा में विलाय लगे होते हैं ना, उसमें पानी भरा, उसमें वाटर फील्ड हुआ, उसकी वजह से मेलिग्नेंसी हुई, मेलिग्नेंसी की वजह से वही जो मेलिग्नेंसी थी वो मेटास्टाइज कर गई, उस मेटास्टाइज जबकि उसने जाकर फीटस पे हमला कर दिया, ठीक है, उसने जाके या तो कंप्लीट मोल बना दिया या तो पार्शियल मोल बना दिया। अगर तो कंप्लीट मोल बनाया तो एग बिल्कुल नहीं है, अगर तो पार्शियल मोल बनाया तो एक एग है तो 2 स्पर्म उसके साथ लग गए हैं। अगर तो कंप्लीट मोल है तो उसके अंदर P57 स्टेन नहीं है, अगर तो पार्शियल मोल है उसके अंदर P57 स्टेन है। अगर तो कंप्लीट मोल है तो HCG बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर पार्शियल मोल है तो HCG इतना ज्यादा नहीं है। अगर कंप्लीट है तो इसका मतलब है जो विलाए हैं वो सारे के सारे मसले बन गए हैं, लेकिन जो पार्शियल है उसके अंदर सारे के सारे विलाय का मसला नहीं बना। उसके बाद एक बहुत बात इंपॉर्टेंट कि हमारे पास किसका जो है ना कैंसर का रिस्क होता है। हम याद रखना जो कंप्लीट मोल है इसका जो होता है ना वो 5 से 10% रिस्क होता है कैंसर का, कोरियोकार्सिनोमा जिसको हम कहते हैं, लेकिन पार्शियल मोल का बहुत कम होता है, इसका इतना रिस्क नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट मोल है इसका जो कैंसर का रिस्क है वो बन जाता होता है कोरियोकार्सिनोमा। ठीक है, ये था हमारे पास हाइडेटिफॉर्म मोल का टॉपिक। ये क्लियर आपको? इसमें से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो बताए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, होगी तो मैं रिपीट भी करवा देता हूँ। जी क्लियर है सबको? रिपीट करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा अब देखना, अब हमने कहा था पास है हाइडेटिफॉर्म मोल, ठीक है, हाइडेटिफॉर्म मोल के अंदर ये बना कि ये है मेरे पास प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा के हमने कहा था 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है साइटोप्लास्ट, एक होती है सिंचियोट्रोफोब्लास्ट। इस साइटोट्रोफोब्लास्ट के ऊपर लगा होता है हमारा विलाय। अब होता है ये हाइडेटिफॉर्म मोल के अंदर ये जो विलाय है ना इसके अंदर पानी भर जाता है, फिल्ड हो जाते हैं वाटर के साथ, ठीक है। जब ये वाटर के साथ फिल हो जाती है ना, फिर यही जो वाटरी सेक्रीशंस होती है ना ये आपस में मिल के ना यहाँ सिस्ट बना देती हैं, जिसको हम कभी कभी सिंपल सिस्ट भी कह देते हैं, कभी कभी हम कम्प्लेक्स सिस्ट भी कह देते हैं। जब ये सिस्ट बन गई है तो यही जो सिस्ट होगी ना ये आपस में मेलिग्नेंसी बना देगी, ठीक है, आपस में मेलिग्नेंसी में चली जाएगी। अब जब यही जो सिस्ट है ये आपस में मेलिग्नेंट हो जाएगी, और मेलिग्नेंट का मतलब ये होता है कि ये अब ट्रांसफर भी होगी आगे वाले पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल मैं ये एक यूटस बनाता हूँ, ठीक है, हुआ ये कि हमने कहा ये है प्लेसेंटा की लेयर और ये है विलाय, और ये विलाय के अंदर अब हमारे पास यहाँ सिस्ट भी बन गई है, ठीक है, और हुआ ये है कि अब ये सिस्ट बन गई है, अभी तक हमारे पास यहाँ जो है ना बेबी वो इम्प्लांट नहीं हुआ, यहाँ से अभी एग आ रहा है, ठीक है। अब हुआ ये है कि हमारे पास यही जो सिस्ट थी ना ये मेलिग्नेंसी में गई, इसने मेटास्टाइज करवा दी, इसने यूट्रस को भी मेटास्टाइज, यूट्रस में भी जाके मेटास्टाइज होगी, सिस्ट बना दी, और साके इस जो एग था इसको भी मेटास्टाइज करवा दिया, यानी इसमें भी जाके उसने सिस्ट बना दी। जब अगर इसकी 2 कॉम्प्लिकेशन होती है, या तो कंप्लीट मोल बन जाएगा, पहले तो ये पता होना चाहिए कि हाइडेटिफॉर्म मोल होता क्या, फिर याद रखना कि इसकी वजह से 2 बातें हो सकती हैं, या तो कंप्लीट मोल बन सकता है या तो पार्शियल मोल बन सकता है। कंप्लीट मोल अगर बने तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ना वो एग है नहीं है, और सिर्फ एक स्पर्म है, क्योंकि स्पर्म तो एंट्री हो रही है, एग नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास सिस्ट थी ये मेटास्टाइज की थी, उसने या तो एग को स्टिमुलेट ही नहीं होने दिया, ठीक है, या तो उसने एग को इम्प्लांट ही नहीं होने दिया, या तो उसने एग से जो ओवम था उसको रिमूव करवा दिया। हुआ ये कि एक स्पर्म है और एक एग है ही नहीं है। अब कंप्लीट, लेकिन इसमें क्या हुआ, पार्शियल मोल में हमारे पास 2 स्पर्म और एक एग आपस में मिलेंगे और पार्शियल मोल बना देंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट मोल के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो एक प्रोटीन होती है हमने कहा था P57, P57 प्रोटीन का मतलब ये होता है, स्टेन का मतलब ये होता है कि जो मदर है वो मदर का जो फंक्शन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इधर तो एग बना ही है, मदर का काम क्या था, एग बनाना, लेकिन मदर का तो एग बना ही है, इसका मतलब है इसके अंदर P57 नहीं है। अगर बात करें कि यार इधर तो एग बना, इसका मतलब है इसके अंदर P57 है। सेकंड चीज हम कहें कि यार HCG होता ही है कि इसके अंदर जो है ना ये वाला कंप्लीट मोल के अंदर जो प्लेसेंटा होता है ना उसके सारे विलाय जो होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी सारे के सारे विलाय का मसला बन जाता है। इस वजह से इसका जो HCG होता है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन पार्शियल मोल के अंदर क्या होता है, ये जो विलाय होते हैं ना कुछ विलाय का मसला बनता है, कुछ का नहीं बनता, जिसकी वजह से जो HCG है ना वो हमारे पास कम इंक्रीज होता है,
ठीक है, ये चीज। उसके बाद हमारे पास और क्या होता है, कंप्लीट मोल के अंदर हमारे पास जो फीटस के पार्ट है ना वो होते ही नहीं। क्यों फीटस के पार्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि एग ही नहीं है। एग ने आगे डिफरेंशिएट होना होता है, जब एग ही नहीं है तो फीटस के पार्ट नहीं होंगे। और इस स्पर्म की वजह से क्या होगा, वहां हमारे पास क्या आपको हनी कॉम्ब अपीनस नजर आएगी, ठीक है, या आपको ग्रेप्स लाइक अपीनस नजर आएगी जब आप देखोगे। जब आप पार्शियल मोल में देखोगे तो यहां आपको सिर्फ क्या दिखेगा, आपको फीटस के पार्ट दिखेंगे। कंप्लीट मोल के अंदर कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है, पार्शियल मोल के अंदर जो कैंसर का रिस्क है वो नहीं होता। ये इस तरह है ना, आपको आसान तरीके से इस तरह याद कर लो। ठीक हो गया? ओके हो गया हाफिज साहब। अच्छा, अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो ना, हमने एक बात कही कि हमारे पास जो कंप्लीट मोल है ना उसकी जो मेलिग्नेंसी होती है वो ज्यादा होती है किधर, कोरियोकार्सिनोमा में। ठीक है, यानी हुआ ये था कि पहले हाइडेटिफॉर्म मोल हुआ, हाइडेटिफॉर्म मोल होने की वजह से कंप्लीट मोल हुआ, कंप्लीट मोल से फिर कोरियोकार्सिनोमा की तरफ चला गया। अब ये कैंसर है। अब हम बात करें कि यार कोरियोकार्सिनोमा में क्या होता है। सबसे पहले तो एक बात तो आपको पता होगी कि आपको इधर भी एचसीजी मिलेगा। आप लोगों ने एक चीज याद रखी है कि मैंने बताया था कल कि एचसीजी जो है ना वो एक तो नॉर्मल बात करें तो एचसीजी का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी हो रही है, ठीक है। लेकिन एबनॉर्मली भी अगर एचसीजी आपको ज्यादा मिलता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंप्लीट मोल है या पार्शियल मोल है या कोरियोकार्सिनोमा है, या हमने कहा कि प्रेगनेंसी है। यानी एचसीजी जो होता है वो ये जरूरी नहीं है कि ये शो करवाए कि सिर्फ प्रेगनेंसी ही है, ठीक है, ये और बातों में भी इंक्रीज हो जाता होता है। अच्छा, हमने कहा हमारे पास जो है ना वो एचसीजी का लेवल है इंक्रीज हो रहा है कोरियोकार्सिनोमा के अंदर। लेकिन अब ये होता कब है, ये हमारे पास जो है ना कोरियोकार्सिनोमा के जो रिस्क होते हैं ना, ये क्या कब होते हैं। याद रखना, हुआ ये था कि हमने कहा कि हमारे पास ना ट्रोफोब्लास्ट यानी प्लेसेंटा की जो लेयर है, ठीक है, वो वाली साइटोट्रोफोब्लास्ट हुई मैली गई। साइटोट्रोफोब्लास्ट मैली इतनी ज्यादा की कि उसने कैंसर का प्लेसेंटा का हमने कोरियोकार्सिनोमा तो हमने इस पर ली। सेकंड चीज हमने ठीक है कि हमारे पास जो हमारे का बहुत ज्यादा रिस्क होता है एचसीजी, ये आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब जो कार्सिनोमा का होता है कि एक थी, ठीक है, उसका डिलीवरी बिल्कुल हो गया लेकिन नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई है उसकी, या तो वो जो फिटस है वो एबनॉर्मल है, ठीक है, उसकी मेलिग्नेंसी बनी है, या तो वो मसला कोई बना है। यानी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद इस कोरियोकार्सिनोमा के रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कोई भी फीमेल थी, उसका सी सेक्शन करवाया या उसने वेजाइनल डिलीवरी करवाई, उसकी वजह से एबनॉर्मल यानी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हुई, फिर हम कहते हैं कि उसको जो है ना वो कोरियोकार्सिनोमा का रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है, या तो हमने एक बात कल पढ़ी थी कि हुआ ये था कि हमारे पास प्लेसेंटा एब्रप्ट हो गया था, या तो हमने कहा था कि हमारे पास जो प्लेसेंटा है वो जो मायोमेट्रियम है उसको क्रॉस कर गया, उसकी वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है। उसकी वजह से कैंसर इस वजह से हो सकता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं प्लेसेंटा के वो टूटेंगे, वो जाके आपके डीवीटी करवा देंगे, हार्ट डिफेक्ट करवा सकते हैं, लीवर करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। ये चीज थी हमारी थर्ड बात। उसके बाद ये जो फीमेल होगी, ठीक है, इसमें आपको क्या, इसमें आपको कैनन बॉल अपीयरेंस नजर आएगी। ये चीज लिख लेना, अगर नहीं लिखी तो कैनन बॉल अपीयरेंस आपको नजर आएगी इसमें। और अगर कोई हनीकॉम्ब अपीयरेंस, तो आपने कहना हमारे पास कंप्लीट मोल के अंदर है। कंप्लीट मोल के अंदर आपको हनीकॉम्ब अपीयरेंस नजर आएगी या ग्रेप्स लाइक नजर आएगी, और आपको कोरियोकार्सिनोमा के अंदर जो है वो कैनन बॉल अपीयरेंस नजर आएगी। और एक पांचवी चीज कि इसके अंदर जो विलाए होंगे वो उसका वो आपको नजर नहीं आएंगे। यानी विलाए आपको बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। हम विलाए को नहीं देखेंगे कि इसके अंदर विलाए का मसला है कि नहीं, हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे कि हम पूछेंगे कोई एबनॉर्मल प्रेगनेंसी तो नहीं हुई, तो वो कहेगी हुई है, हम कहेंगे हाँ अब हो सकता है कैंसर। हम देखेंगे एचसीडी, तो एचसीडी भरा हुआ है, एचसीडी भी भरा हुआ है, ठीक है, और वो इस वक्त प्रेगनेंसी में भी नहीं है, ठीक है, फिर भी एचसीडी भरा हुआ है। उसके बाद जब हम देखेंगे उसको कैनन बाल अपीयरेंस नजर आएगी, छोटे छोटे बाल्स नजर आएंगे, इस तरह हमारे पास नजर आएंगे। ये हमारे पास प्लेसेंटा है ना, ठीक है, तो इस तरह के हमें प्लेसेंटा के ऊपर यहाँ ऐसे नजर आएंगे कैनन बाल अपीयरेंस, हम कहेंगे ये हमारे पास है कोरियोकार्सिनोमा। ठीक है, ये चीज थी, इसमें याद रखना। और इसको भी जो ट्रीट है वो मेथोट्रेक्सेट से करते होते हैं। मेथोट्रेक्सेट को हम जब इसकी फार्मा पढ़ेंगे ना, हम तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि मेथोट्रेक्सेट क्या होता है। अभी तक जो हमने बातें पढ़ी, हमने पहले कहा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हमने कहा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी एचसीजी बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि हाइडेटिफार्म मोल में भी एचसीजी बढ़ता है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या है, कोरियोकार्सिनोमा, इसमें भी आपका एचसीजी बढ़ता है। इसीलिए ये जो चीजें ना ऐसी अपनी बुक में लिख लेना, ठीक है, कि एचसीजी जो होता है वो एबनॉर्मली भी किन चीजों में बढ़ता है। यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो है ना एक फीमेल आई है, ठीक है, उसका जो है ना वो अपेंडिसाइटिस के सिम्टम नजर आ रहे हैं, ठीक है, अपेंडिसाइटिस के सिम्टम नजर आ रहे हैं और उसका एचसीजी इंक्रीज हो रहा है, फिर हम कहेंगे वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। कोई फीमेल आई है, उसको हम देखें कि हनीकॉम्ब अपीयरेंस नजर आ रही है, एचसीजी बहुत ज्यादा हाई है, तो फिर तो 100% होता है कि कंप्लीट मोल है।
ठीक है, यानी हाइडेटिफॉर्म मोल की टाइप। उसके बाद हम कहेंगे HCG इंक्रीज है और विलाय नहीं है और कैनन वाला पीनस है, फिर हम कहेंगे ये है कोरियोकार्सिनोमा। ये आप लोगों ने एक दफा पढ़ लेना है। मुझे ये बताओ, इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दे। अच्छा, आप बुक में ना एक चीज पढ़ोगे, होता है हमारे पास स्कार इन साल्पिंजाइटस। इसका मतलब क्या है? साल्पिंजाइटस कहते हैं कि हमारे पास जो फ्लोपियन ट्यूब की लेयर होती है ना, उसमें इशू बन जाता है। होता ये है कि हमारे पास ये जो फ्लोपियन ट्यूब है ना, इसके अंदर छोटे छोटे स्कार बन जाते हैं, इसे कहते हैं स्कार इन साल्पिंजाइटस। ये आप बुक में ना लिखोगे, पढ़ोगे ये चीज। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कल एक बात पढ़ी थी इधर, ठीक है, कि हमारे पास देखो एक होता है हमारे पास बाइलोब्ड और एक होता है हमारे पास सक्सेंचुलेट प्लेसेंटा। अब ये क्या होता है ये कि हमारे पास ना फॉर एग्जांपल ये है एक यूट्रस, ठीक है। बाइलोब्ड का मतलब ये है कि हमारे पास एक लोब देखो हमारे पास यहाँ बन गया और एक लोब हमारे पास यहाँ बन गया, यानी एक फीटस है लेकिन उस फीटस को हमारे पास दो प्लेसेंटा स्टिमुलेट करे, इसे कहते हैं बाइलोब्ड। और सक्सेंचुलेट क्या होता है ये हमारे पास कि इसे एक हमारे पास बाइलोब्ड की ये टाइप है, लेकिन एक बाइलोब्ड सक्सेंचुलेट का मतलब ये है कि हमारे पास ये यूट्रस है, ठीक है। उसमें होता ही है कि हमारे पास ये एक प्लेसेंटा है, लेकिन प्लेसेंटा में ना इस देखो इस तरह ये एक प्लेसेंटा है, लेकिन इसके दो लोब है, एक हमारे पास ये लोब है और एक ये लोब है। इसको हम कहते हैं बायलोब्ड एंड सक्सेंचुलेट, यानी एक ही प्लेसेंटा है लेकिन प्लेसेंटा के हमारे पास जो दो लोब है ना वो आपस में सेपरेट हुए हैं। ठीक है, हमारे पास ये था। उसके बाद एक चीज ये थी कि रिस्क फैक्टर में आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा नहीं, आप लोगों ने या मुझसे पूछा नहीं है या आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं शायद अभी तक, कि विलामेंटियस इंसर्शन क्या होती है। विलामेंटियस इंसर्शन ये होती है कि हम एक मिनट इससे दिखाता हूँ, देखना। होता ये है कि विलामेंटियस इंसर्शन के अंदर हमारे पास ये यूट्रस है, ठीक है। इस यूट्रस में फॉर एग्जांपल हमने कहा ये है, ठीक है, और हमारे पास ये है प्लेसेंटा लगा हुआ और ये है हमारे पास फीटस, ठीक है। और होता ये जो प्लेसेंटा की ना यहाँ से ऐसे वेजल्स निकली होती हैं, ठीक है। ये जो प्लेसेंटा होता है ना ये सही तरह से, यानी इसकी जो वेजल है वो सही तरह से बेबी के साथ अटैच नहीं होती। इसकी जो होती है ना ये वाली वेजल्स, यानी यहाँ से प्लेसेंटा थोड़ा सा कट होता है और इसकी जो वेजल है यहाँ से ऐसे इसके साथ अटैच होती हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास ये जो फीटस है इसने इस प्लेसेंटा के साथ ऐसे डायरेक्टली अटैच होना होता है। लेकिन विलामेंटियस इंसर्शन के केस में, क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर है, इसके केस में हमारे पास जो है ना यहाँ से जो वेजल्स है ना वो यहाँ लगी होती है। ये हमारे पास रिस्क फैक्टर होता है वेजा प्रेविया के अंदर। हमने कहा था कि हमारे पास सर्विकल ओस के ऊपर आके वेजल्स लग जाती हैं 2 सेंटीमीटर के फासले पे, तो ये हमारे पास थी विलामेंटियस इंसर्शन। हाँ, क्लियर है सबको?